Namaskar everyone, this is Anju and you're watching Grow Up. So in today's video, we're going to cover the previous year questions of contemporary Indian education with detailed solution, right? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन फिलोसफी कि फिलोसफी क्या है और जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स से टैगोर एंड कृष्णमूर्ति उनके पर्सपेक्टिव्स क्या हैं यहाँ पर, राइट? तो फिलोसफी क्या है? एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है into our fundamental questions like concerning existence, knowledge, values, reasons, mind and language. It seeks to explore the nature of reality. ठीक है कि जो रियलिटी है उसका नेचर क्या है, the principles of knowledge and the foundations of morality, the meaning of life, ये हमें बताने का ट्राई करती है. Then philosophy encompasses various branches including metaphysics, epistemology, ethics, aesthetics and logic, each addressing distinct aspects of human understanding and experience. ठीक है कि हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है एक्सपीरियंस के उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस को यहाँ पर ही एक्सप्लोर करते हैं. तो दर्शन की परिभाषा यहाँ पर क्या है? दर्शन शास्त्र अस्तित्व, ज्ञान, मूल्यों, तर्क, मन और भाषा से संबंधित मूलभूत प्रश्नों की एक व्यवस्थित जांच है. यह वास्तविकता की प्रकृति, ज्ञान के सिद्धांतों, नैतिकता की नींव और जीवन के अर्थ का पता लगाना चाहता है. दर्शन शास्त्र में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नैतिकता, सौंदर्य शास्त्र और तर्क सहित विभिन्न शाखाएं इसमें शामिल है, जिनमें से प्रत्येक मानव की समझ और अनुभव के विशिष्ट पहलू को यहाँ पर जो है संबोधित करती है. तो हम देखेंगे पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन फिलोसफर. ठीक है, जो इंडियन फिलोसफर थे टैगोर और कृष्णमूर्ति, उनके यहाँ पर क्या क्या पर्सपेक्टिव है. तो रविंद्रनाथ थे जो फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिन्हें यहाँ पर जो है नोबेल प्राइज़ मिला था. एंड उन्होंने जो फिलोसफी थी उसमें बहुत सारे अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए थे लिटरेचर में, आर्ट में और फिलोसफी में, राइट? So his philosophical perspectives were deeply rooted in the Indian spiritual traditions. ठीक है, पर्टिकुलरली द उपनिषद. ठीक है, इनसे जो है इनका जो पर्सपेक्टिव था वो काफ़ी रिलेट करता था. तो इसमें सबसे पहले क्या था? यूनिवर्सलिज्म. सो टैगोर एम्फसाइज्ड द यूनिवर्सलिटी ऑफ स्पिरिचुअल ट्रुथ्स एंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द लाइफ. ठीक है कि हमारी लाइफ कैसे इंटरकनेक्टेड है और जो स्पिरिचुअल ट्रुथ है उन्होंने यहाँ पर उनको उनके बारे में जो बताया था, उनके बारे में अपना पर्सपेक्टिव बताया था. His philosophy advocated for a harmonious coexistence of diverse culture, region and civilizations. ठीक है कि उनकी फिलोसफी थी जो उसमें बहुत सारे कल्चर्स, रीजन्स और सिविलाइजेशन थे वो एक साथ एग्जिस्ट वहाँ पर करते थे. ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, जो पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, गैर यूरोपीय जो आते थे. साहित्य और कला में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके दार्शनिक दृष्टिकोण भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं और विशेषकर उपनिषदों में गहराई से निहित है. ठीक है, उनके बारे में इनका जो इनकी जो दार्शनिक तत्व था जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के, तो वो उपनिषदों से काफ़ी जो यहाँ पर प्रभावित था. इनमें सबसे पहले सार्वभौमिकता. तो टैगोर ने आध्यात्मिक सत्य और सार्वभौमिकता की सभी जीवन के अंत संबंध पर जोर दिया था कि अंतर संबंध पर, कि वो एक दूसरे से संबंधित है यहाँ पर. और उनका दर्शन विविध संस्कृतियों, धर्मों और सभ्यताओं के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत करता था. ठीक है कि सभी जो धर्म थे, संस्कृति थी या सभ्यता थी, वो सह अस्तित्व मतलब वो एक साथ वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी. देन विश्व भारती. सो टैगोर फाउंडेड Vishwa Bharati University with the vision of creating a space where the best of the East and the West could come together in a spirit of intellectual and cultural exchange. ठीक है, तो उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी यहाँ पर फाउंड की. ठीक है, उन्होंने एक ऐसा क्यों किया था कि जो ईस्ट और वेस्ट है उनकी जो इंटेलेक्चुअल और कल्चरल थॉट्स है यहाँ पर वो एक्सचेंज हो सके, राइट? तो विश्व भारती की स्थापना इन्होंने की, ठीक है, विद्यालय की, जहाँ पूर्व और पश्चिम के सर्वश्रेष्ठ लोग बौद्धिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान की भावना से एक साथ आ सके. देन एजुकेशन एज लिबरेशन. ठीक है, मुक्ति के रूप में इन्होंने शिक्षा को दिखाया. सो टैगोर्स एजुकेशन फिलोसफी एम्फसाइज्ड द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, ही बिलीव्ड दैट एजुकेशन शुड लिटरेट द माइंड एंड फोस्टर क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब सभी एस्पेक्ट्स जो थे ह्यूमन के, उन सभी को, उनकी सभी के डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने सोचा. ऐसा नहीं था कि किसी एक डोमेन को ही लेकर चले, और उन्होंने उनके बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में इनकी कंसर्न थी. ठीक है, और ये क्या थे, इन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है उसको माइंड से यहाँ पर लिबरेट करना. ठीक है, दिमाग को मुक्त करना चाहिए हमें,
और रचनात्मकता और जो आलोचनात्मक है उसको यहाँ पर बढ़ावा देना चाहिए कि हमारी क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर कैसी है। देन कृष्णमूर्ति, उनके क्या पर्सपेक्टिव थे, ये भी फिलोसोफर थे, स्पीकर थे और राइटर थे, ठीक है। फॉर हिज रेडिकल एंड इंडिपेंडेंट अप्रोच, ये काफ़ी जो है फेमस थे। हिज फिलोसफी सॉर्ट ऑफ ट्रांसेंड ट्रेडिशनल रिलीजियस एंड फिलोसफिकल फ्रेमवर्क्स, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले इनका क्या किस एरिया पे कंसर्न थी, फ्रीडम फ्रॉम द नॉन। तो इन्होंने एम्फोसाइज किया दैट द नीड फॉर इंडिविजुअल्स टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कंडीशनड थिंकिंग एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट, ठीक है। कि कोई कंडीशन थिंकिंग हम उससे फ्री कैसे हो, जो हमारे या हमारे जो पास्ट के इन्फ्लुएंस है उससे फ्री होना इन्होंने बताया था। हिज टीचिंग्स फोकस्ड ऑन डायरेक्ट परसेप्शन एंड एक्सपीरियंसिंग रियलिटी विदाउट द फिल्टर ऑफ प्री कन्विंस्ड आइडियाज, ठीक है। कि ये जो रियलिटी में ज़्यादा फोकस करते थे, कोई प्री कन्विंस्ड आइडियाज उनके पास नहीं होते थे, ठीक है। डायरेक्ट परसेप्शन और एक्सपीरियंस, जो रियलिटी का एक्सपीरियंस था उस पर इनका फोकस रहता था, ठीक है। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति एक दार्शनिक वक्ता और लेखक थे जो आध्यात्मिक जांच के प्रति कट्टरपंथी और स्वतंत्र दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। उनका दर्शन पारंपरिक धार्मिक और दार्शनिक ढांचे से भी उन्होंने परे जाने का प्रयास किया था। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि ज्ञान से मुक्ति। तो कृष्णमूर्ति ने व्यक्तियों को स्वयं की शर्त सोच और अतीत के प्रभाव से मुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया, ठीक है। कि एक होता है ना कि हम एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि बाउंड है कि भाई मुझे इसके बारे में सोचना है, तो उससे हम कैसे यहाँ पर मुक्ति ले सकते हैं, ठीक है। हमारे अतीत का प्रभाव है उसको हम कैसे काम कर सकते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। उनकी शिक्षा प्रत्यक्ष धारणा और पूर्व कल्पित विचारों के फिल्टर के बिना, ठीक है। कि कोई प्रत्यक्ष धारणा या पूर्व कल्पित फिल्टर नहीं थे, बल्कि जो वास्तविकता का अनुभव था उस पर जो है उनकी शिक्षाएं यहाँ पर केंद्रित थी। देन सेल्फ इंक्वायरी, इन्होंने बताया कृष्णमूर्ति एनकरेज सेल्फ इंक्वायरी एज अ मीन्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वंस माइंड एंड द कंडीशनिंग दैट शेप्स परसेप्शन एंड एक्शन, ठीक है। कि हमें जो है खुद की सेल्फ इंक्वायरी करनी चाहिए, ठीक है। ताकि हम अपना जो नेचर है, अपने माइंड का नेचर है, इसकी कंडीशनिंग है, जो परसेप्शन है, हमारे एक्शंस है, उनके बारे में यहाँ पर पता लगा सके। He questioned the role of organized religions and belief systems in hindering true spiritual exploration, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन किया जो भी हमारे रिलीजियस बिलीफ्स थे, ठीक है, कि भाई वो हिंडर कर रहे हमारी जो ट्रू स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, ठीक है। कि कैसे हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस पर इन्होंने क्वेश्चन उठाए। एंड देन ही फोकसेस ऑन टोटल अवेयरनेस। टोटल अवेयरनेस अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति इन्वॉल्व्स बीइंग फुली प्रेजेंट इन ईच मोमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द टोटलिटी ऑफ वंस कॉन्शियसनेस, ठीक है। कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको हम पूरा यहाँ पर कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, कि अगर किसी मोमेंट में है तो हम उसी मोमेंट को यहाँ पर जी सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में यहाँ पर सोच रहे हो, राइट। हमें मतलब पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, और प्रेजेंट में भी उस जो हमारे साथ, ठीक है, जिस स्टेट में है हम उस स्टेट के उससे अलग हमें नहीं सोचना है। तो ये था कि भाई हम फुली इन्वॉल्व कैसे हो सकते हैं अपनी सारी जो है लाइफ की मोमेंट्स में, उसकी टोटलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए इन्होंने अवेयरनेस के बारे में बताया। देन ही स्पोक अगेंस्ट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द माइंड एंड द डिविजन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व, ठीक है। कि भाई हम ऑब्जर्वर, ठीक है, कि हम जो भी ऑब्जर्व यहाँ पर करते हैं एंड ऑब्जर्व जो भी हमने देखा, उनमें जो डिवीज़न होती है, ठीक है, उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं, उन्होंने इनके डिफरेंसेस को कम करने के बारे में बताया, ठीक है। कि हमारा जो पर्सपेक्टिव यहाँ पर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने का होता है, वही हमारा ऐसा भी होना चाहिए कि कहीं कोई हमें अगर ऑब्जर्व यहाँ पर कर रहा है तो उसका भी हमें अपने मतलब अपने पर वो चीज़ें हमें लागू करनी चाहिए। तो स्व पूछताछ के बारे में इन्होंने बताया। तो कृष्णमूर्ति ने किसी के दिमाग की प्रकृति और धारणाओं और कार्य को आकार देने वाली कंडीशनिंग को समझने के साधन के रूप में यहाँ पर आत्मजांच को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सच्चे आध्यात्मिक अन्वेषण में बाधा डालने वाले जो संगठित धर्म है और विश्वास प्रणालियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कुल जागरूकता पर भी यहाँ पर अपना फोकस किया। कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण जागरूकता में प्रत्येक क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना, ठीक है। कि कोई क्षण है हमारी लाइफ का, कोई मोमेंट है, तो हमें उसी में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहना है। और किसी की चेतना को की समग्रता है उसको वो कैसे समझ सकते हैं, उसमें वो उसमें शामिल था। उन्होंने मन के विखंडन और प्रेक्षित तथा प्रेक्षित के बीच जो विभाजन था उसके खिलाफत की भी यहाँ पर बात की।
देन एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो एजुकेशन है उस पर उन्होंने बात की. ही एडवोकेटेड फॉर एन एजुकेशन दैट गोज बियॉन्ड एकेडमिक नॉलेज एंड हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैमसेल्फ, देयर रिलेशनशिप्स एंड द वर्ल्ड. ठीक है, कि ऐसा नहीं कि भाई एकेडमिक नॉलेज ही खाली एक एजुकेशन है. एजुकेशन बहुत ब्रॉड यहाँ पर पर्सपेक्टिव उन्होंने बताया कि एजुकेशन है जिससे जो बच्चे अपने आप को यहाँ पर समझ सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को समझ सकते हैं और अपने वर्ल्ड को समझते हैं, ना कि केवल एक एकेडमिक जो है उसको इन्होंने एजुकेशन से रिलेट किया. ही फाउंडेड स्कूल्स बेस्ड ऑन हिज एजुकेशन फिलोसफी एमिंग टू नर्चर फ्री एंड इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स. ठीक है, ताकि जो है वो सभी डोमेन्स पे यहाँ पर कलेक्टिवली काम कर सके. सो इन समरी, टैगोर्स फिलोसफी रिफ्लेक्टेड अ ब्लेंड ऑफ यूनिवर्सलिज्म, spiritual humanism, and pursuit of knowledge through education, while Krishnamurti's philosophy centered on freedom from conditioning, self-inquiry, and total awareness. Right? अगर आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई इनके बीच में डिफरेंसेस क्या थे, तो आप ये इस समरी में से यहाँ पर वो लिख सकते हैं. And both thinkers contributed significantly to Indian philosophy, offering perspectives that continue to influence discourse on spirituality, education, एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस. राइट, कि जो है टैगोर का जो भाई क्या रिफ्लेक्ट किया अपने फिलोसफीज़ में, और कृष्णमूर्ति ने क्या यहाँ पर ये जो है उनके पर्सपेक्टिव क्या थे. तो आप इन सब टॉपिक्स को वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपको इनके बीच में डिफरेंस वहाँ पर बताना आता है तो. राइट, देन परिवर्तन के लिए शिक्षा जो हमने देखा, तो कृष्णमूर्ति ने ऐसे शिक्षा की वकालत की जो अकादमिक ज्ञान है उससे परे थे. ठीक है, जो स्कूली ज्ञान हमारा जो स्कूल का करिकुलम एकेडमिक है उससे परे उन्होंने बताया, और छात्रों को खुद को, अपने रिश्तों को और दुनिया को समझने में मदद की. ठीक है, ये सब उन्होंने जो है अपने ज्ञान में इंक्लूड किया कि ये भी ज्ञान में ही आता है. और उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन के आधार पर स्कूलों की स्थापना की जिनका लक्ष्य स्वतंत्र और बुद्धिमान व्यक्तियों का पोषण करना था. अगर हम संक्षेप में देखें तो टैगोर का जो दर्शन था वो सार्वभौमिकता, आध्यात्मिक मानवतावाद और शिक्षा के माध्यम से ज्ञान की खोज का मिश्रण यहाँ पर दिखाता है. राइट, जो टैगोर का दर्शन था. जबकि कृष्णमूर्ति का दर्शन क्या है, कंडीशनिंग, आत्मजांच और कुल जागरूकता की मुक्ति पर केंद्रित है. ठीक है, और अगर आप यहाँ इनके बीच में डिफरेंस आ जाए टैगोर से और कृष्णमूर्ति के बीच में, तो आप इनको यहाँ पर अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हो, इनको एक्सप्लेन कर सकते हो. ये हमने अपने अभी डिस्कस किए. राइट, देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एजुकेशन एंड एक्सप्लेन एनी टू एजेंसीज ऑफ एजुकेशन इन डिटेल. राइट, तो डेफिनेशन क्या है एजुकेशन की, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस aimed at imparting knowledge, skills, values, and attitudes to individuals, enabling them to understand the world around them, contribute meaningfully to society, and lead fulfilling lives. It encompasses both formal and informal learning experiences occurring throughout one's life. Education involves the transmission of information, development of critical thinking, and cultivation of personal and social growth. तो ये क्या प्रोसेस है जिससे हम जो है कोई नॉलेज, स्किल, कोई वैल्यू या जो हमारा एटीट्यूड है उसको हम कैसे यहाँ पर गेन करते हैं, वो हमारी एजुकेशन होती है. इससे जो है हम अपने वर्ल्ड को यहाँ पर समझ पाते हैं. मीनिंग एक सोसाइटी का वो हमें प्रोवाइड देती है. ठीक है, कि हम अपनी लाइफ को यहाँ पर, ठीक है, कैसे अच्छे तरीके से जी सकते हैं, उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हमें एजुकेशन बताती है. तो शिक्षा की परिभाषा क्या है, शिक्षा एक व्यापक और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण प्रदान करना है. उन्हें अपने आसपास की दुनिया को समझने, समाज में सार्थक योगदान देने और जीवन को हम पूर्ण तरीके से कैसे जी सकते हैं उसे सक्षम शिक्षा बनाती है. इसमें किसी के जीवन भर होने वाले औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से सीखने का अनुभव है. राइट, औपचारिक जैसा आपको पता है कि स्कूल हो गया, हमारे कॉलेजेस हो गए, और अनौपचारिक जो हम अपने आसपास से, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं यहाँ पर. तो शिक्षा में सूचना का प्रसारण, आलोचनात्मक सोच का विकास और व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की खेती यहाँ पर शामिल है. टू एजेंसीज ऑफ एजुकेशन जो उन्होंने बोला था, ठीक है, कि कोई भी टू एजेंसीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. तो हमारी पहली एजेंसी होगी यहाँ पर होगी स्कूल. ठीक है, एक फॉर्मल एजुकेशन एजेंसी है ये. सो अ स्कूल इज अ फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट्स फॉर स्टूडेंट. ठीक है, कि एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट होता है भाई, करिकुलम होता है उनका प्रेफरेबल कि क्या हम यहाँ पर टीच करेंगे. It is a place where systematic instructions takes place covering various subjects and is typically characterized by specific curricula and teaching methodologies. Right? The roles and functions क्या है यहाँ पर, तो उसमें curricular instruction होती है,
स्कूल ड्राइवर्स और प्रोस्क्राइब्ड करिकुलम दैट इंक्लूड सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इनका प्रोस्क्राइब्ड करिकुलम होता है, इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक मैथ, साइंस, लैंग्वेज, आर्ट्स, ठीक है, सोशल स्टडीज़। एंड टीचर फैसिलिटेट लर्निंग थ्रू लेक्चर्स, डिस्कशंस एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, ठीक है। और यहाँ पर जो है टीचर उनको अपने लेक्चर से उनके साथ कुछ डिस्कस करके या उनसे जो है खुद एक्टिविटी करा के उनको सिखाते हैं। तो शिक्षा की पहली एजेंसी जो हम डिस्कस कर रहे थे, विद्यालय। विद्यालय क्या होता है? एक औपचारिक शैक्षणिक संस्थान है जो छात्रों के लिए संरचित शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए व्यवस्थित निर्देश दिया जाता है और आमतौर पर विशिष्ट पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों की भी यहाँ पर विशेषता होती है। इसकी क्या क्या भूमिका है, क्या क्या कार्य है? तो पाठ्यचर्या संबंधी निर्देश जो है वो ये हमें देता है। स्कूल एक निर्धारित पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं जिसमें जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, भाषा, ठीक है। इनमें हमें क्या क्या यहाँ पर कवर करना है अपने जो है पाठ्यक्रम में, ठीक है। इसमें ये विषय शामिल होते हैं जिसमें शिक्षक जो है या तो व्याख्या करता है या उस पर चर्चा करता है या व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से जो है उनको बच्चों को यहाँ पर सिखाता है। नेक्स्ट है हमारी कैरेक्टर डेवलपमेंट। सो बियॉन्ड एकेडमिक नॉलेज, स्कूल्स प्लेस अ क्रूशियल रोल इन इंस्टिलिंग वैल्यूज, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे स्कूल में जो हम स्पेंड करते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि भाई खाली एकेडमिक नॉलेज वो हमें दे रही, वो हमें हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ठीक है, हमारे कल्चर के बारे में, ठीक है, हमारे एथिक्स, वो हमें हमारे जो एथिक्स उनको इम्प्रूव करते हैं, वैल्यूज हमारे अंदर डालते हैं। तो एक ओवरऑल कैरेक्टर हम बोल सकते हैं कि वो हमारा बिल्ड करते हैं। सो कैरेक्टर एजुकेशन इज ऑफन इंटीग्रेटेड इनटू द स्कूल एक्सपीरियंस, ठीक है, कि वहाँ पर हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ पर जो टीचर्स हमें शिक्षा देती है, जैसा माहौल मिलता है, तो वो एक जो है एथिक्स और वैल्यूज हमारे अंदर कल्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट सोशलाइजेशन। स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट सोशली, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी देते हैं भाई कि सोशली बच्चे कैसे इंटरेक्ट करेंगे। पीयर इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर इवेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स एंड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि भाई अकेडमिक ही उनको सिखा रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उनकी हो रही है, जैसे उनके कोई स्किल्स हैं, ठीक है, इंटरपर्सनल, लाइक किसी को ड्राइंग करने का शौक है, ठीक है, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट में, ठीक है, कोई और एक्टिविटीज़ है जिसमें उसका जो है स्किल है वो उनको इम्प्रूव करती है, उनको फ्लरिश करती है, राइट। तो सोशलाइजेशन यहाँ पे बच्चे का हो जाता है, कोई उनके इंटरपर्सनल स्किल्स हैं यहाँ पर वो अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। देन असेसमेंट यहाँ पर होती रहती है। इवेल्युएशन इज अ फंडामेंटल फंक्शन ऑफ स्कूल, ठीक है, कि ये हमारा फंडामेंटल फंक्शन होता है स्कूल का कि भाई हम इवेल्युएशन मतलब हम हर साल जो यहाँ पर बच्चों की परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, ठीक है, हम इवेल्युएट करते हैं कि भाई बच्चे ने कितने डेवलपमेंट की है, कौन सी चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही है, कहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड स्टूडेंट्स आर असिस्ट थ्रू एग्जाम्स, टेस्ट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इवेल्युएशन टू मेजर देयर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोग्रेस, ठीक है। और जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल्स में कि भाई बच्चा किस स्पोर्ट में यहाँ पर अच्छा है, ठीक है, कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो एक ओवरऑल हमारा जो करेक्टर है हम बोल सकते हैं कि हमारा स्कूल में डेवलप होता है। प्रिपरेशन फॉर लाइफ, वो हमारे लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है, हमारा डिसाइड हो जाता है भाई स्कूल में कि किस साइड हमारा इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है, हमारा फ्यूचर है, हम उसमें क्या कर रहे होंगे, राइट, कि किस फील्ड में हम काम करेंगे। तो वो हमारी जो लाइफ की प्रिपरेशन वहाँ पर हो जाती है। स्कूल प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स वेदर एंटरिंग हायर एजुकेशन और ज्वाइनिंग द वर्क फोर्स, ठीक है, कि किस काम में हम जो है बच्चे जाएंगे, किस काम में उसका इंटरेस्ट है। द इक्विप इंडिविजुअल्स विद द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड फॉर सक्सेस इन वेरियस डोमेन्स। तो चरित्र का विकास यहाँ पर होता है शैक्षणिक ज्ञान से परे। स्कूल छात्रों में मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को स्थापित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चरित्र शिक्षा को अक्सर स्कूल के अनुभव में एकीकृत किया जाता है, ठीक है, कि हमारा चरित्र है जो हम वहाँ पर उभर कर आता है उसको वहाँ पर वो डेवलप करते हैं। सामाजिकरण हमारा हो जाता है, राइट, कि स्कूल जो है छात्रों को सामाजिक रूप से बातचीत करने का अवसर यहाँ पर प्रदान करते हैं। साथियों के साथ बातचीत होगी, समूह गतिविधियाँ होगी या पाठ्येतर कार्यक्रम हैं, पारस्परिक कौशल और समुदाय की भावना के विकास में भी जो है स्कूल यहाँ पर योगदान करते हैं। फिर मूल्यांकन स्कूल हमारा करते हैं। मूल्यांकन स्कूलों का एक मौलिक कार्य है छात्रों की समझ और प्रगति को मापने के लिए, ठीक है, वो परीक्षाएं लेते हैं, परीक्षण लेते हैं और मूल्यांकन है, ठीक है, इसको कई अन्य माध्यमों से भी यहाँ पर करते हैं, ठीक है, कि कोई बच्चा खेले तो खेल का मूल्यांकन कैसे करेंगे, हम उससे कोई एक्टिव जो है स्पोर्ट्स मीट है, ठीक है, तो प्रॉपर हम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज यहाँ पर करेंगे कि भाई देखेंगे कि बच्चा कहाँ पर पीछे रह रहा है, कोई एक्टिविटीज़ है यहाँ पर जिसमें बच्चा चाहता है डेवलप करना, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस हम यहाँ पर देखेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे कि भाई कितना डेवलपमेंट जो है बच्चा यहाँ पर कर रहा है। तो जीवन के लिए जो तैयारी है हमारी
वो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि स्कूल में ही हो जाती है। तो स्कूल छात्र को भविष्य के प्रयासों के लिए तैयार करता है, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, ठीक है, कि उसको हायर एजुकेशन लेनी हो या किसी कार्यबल में शामिल होना हो, राइट। तो ये व्यक्तियों के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से उनको लेस करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा फैमिली। ये क्या है? हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन एजेंसी है, राइट। सर्विंग एज द प्राइमरी यूनिट वेयर इंडिविजुअल्स रिसीव अर्ली सोशलाइजेशन, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी यूनिट होती है, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तब बड़े होने तक जो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन है, ठीक है, कि हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही होता है। एंड इट इज़ द फर्स्ट इन्वायरमेंट वेयर वैल्यूज, कस्टम्स एंड द बेसिक लाइफ स्किल्स आर इंट्रोड्यूस, ठीक है, कि हमारा ये फर्स्ट इन्वायरमेंट होता है जहाँ से हमारी वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स हैं, स्किल्स हैं, वो हमारे अंदर आते हैं। तो रोल्स और फंक्शन क्या होते हैं? सोशलाइजेशन हमारा होता है। तो families are initial social environment for children. They plays a pivotal role in shaping the beliefs, attitudes and the behaviors of individuals through early social interaction, ठीक है। तो ये हमारे अंदर बिल्ड करते हैं। देन लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारी होती है, बिकॉज फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू लैंग्वेज एक्विजिशन। चिल्ड्रन लर्न टू कम्युनिकेट थ्रू इंटरेक्शंस विद फैमिली मेम्बर्स, एक्वायरिंग लिंग्विस्टिक स्किल्स देयर फॉर्म द बेसिक ऑफ फर्दर लर्निंग, ठीक है। तो हमारी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी प्राइमली हम बोल सकते हैं कि हमारी फैमिली के थ्रू में आती है। तो परिवार के बारे में हम देख रहे थे, एक अनौपचारिक एजेंसी है जो प्राथमिकता इकाई के रूप में यहाँ पर कार्य करती है, जहाँ व्यक्तियों को प्रारंभिक समाजीकरण और पालन पोषण मिलता है, ठीक है। यह पहला वातावरण है जहाँ पर जो मूल्य हैं, रीति रिवाज है, बुनियादी जीवन का कौशल है, वहाँ बच्चे को जो है वो चीज़ें सीखने को मिलती है। तो इसकी क्या क्या भूमिका और कार्य होती है? तो समाजीकरण हमारा जो है हमारी फैमिली से, हमारे परिवार से होता है। तो परिवार बच्चों के लिए प्रारंभिक सामाजिक वातावरण है। वे प्रारंभिक सामाजिक अंत्य क्रियाओं के माध्यम से व्यक्तियों के विश्वासों, दृष्टिकोण और व्यवहारों को यहाँ पर आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा का विकास हमारा वहाँ पर होता है। परिवार भाषा अधिग्रहण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बच्चे परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से संवाद करना सीखते हैं, भाषाई कौशल प्राप्त करते हैं, और जो आगे की शिक्षा है उसका भी जो है हमारी भाषा का विकास है वो आधार बन जाती है। देन मोरल और कल्चरल वैल्यूज हमारी आ जाती हैं। फॉर फैमिलीज ट्रांसमिट कल्चरल एंड मोरल वैल्यूज, इंट्रोड्यूसिंग चिल्ड्रंस टू द कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी एंड हेरिटेज, ठीक है, कि जो हमारे कल्चर या मोरल वैल्यूज़ है जो हमारी फैमिली में आती हैं वो हम उनसे ऑप्ट करते हैं। जो हमारे कल्चर है, ट्रेडिशंस है, एथिकल प्रिंसिपल्स जो हैं, जो जो हमारी कम्युनिटी की हेरिटेज है वो हमें अपनी जो है फैमिली से मिलती है। फिर इमोशनल सपोर्ट हम बोल सकते हैं कि हमें अपनी फैमिली से मिलता है। द फैमिली प्रोवाइड्स अ क्रूशियल फाउंडेशन ऑफ इमोशनल सपोर्ट. It is within the family context that individuals develop a sense of security, बिलोंगिंग एंड इमोशनल वेलबींग, ठीक है। तो एक इमोशनल सपोर्ट हम बोल सकते हैं हमारी फैमिली से हमें मिलता है। देन परसेप्शन जो हमारी सोसाइटी का होता है वो हम सबसे पहले अपनी फैमिली से बनाते हैं। फैमिलीज प्रिपेयर करती हैं इंडिविजुअल को फॉर ब्रॉडर सोशल इंटरेक्शंस। दे टीच नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है, कि कैसे बात करनी है, क्या क्या वैल्यूज़ बच्चे के अंदर होनी चाहिए, ये हमें सिखाते हैं। एंड देट आर एसेंशियल्स फॉर नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोसाइटी, ठीक है, कि ताकि जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी की उसको हम यहाँ पर समझ सकें। तो नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य है यहाँ पर वो हमारा जो है परिवार हमें सिखाता है। तो पारिवारिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को प्रसारित करते हैं, बच्चे को अपना समुदाय या विरासत के रीति रिवाजों, परंपराओं और नैतिक सिद्धांतों से परिचित कराती है जो परिवार है। साथ ही साथ वो भावनात्मक समर्थन देते हैं। परिवार भावनात्मक समर्थन का भी एक महत्वपूर्ण आधार यहाँ पर प्रदान करता है। पारिवारिक संदर्भ में ही व्यक्तियों की सुरक्षा, अपनेपन और भावनात्मक कल्याण की भावना भी जो है विकसित होती रहती है। साथ ही साथ समाज के लिए तैयारी हमारे परिवार से हो जाती है। परिवार व्यक्तियों को व्यापक सामाजिक संपर्क के लिए तैयार करते हैं। वे मानदंड, मूल्य और पारस्परिक कौशल सिखाता है जो समाज की जटिलताओं से निपटने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन समरी अगर हम देखें then schools and families are integral agencies of education that contribute to the holistic development of individuals. School provides formal structured education with a focus on academic and character development, while families contribute to the informal social early socialization and upbringing of individuals, shaping their values and worldview. And the collaboration between formal and informal agencies is crucial for well-rounded and comprehensive education experiences. ठीक है, कि अगर हम देखें तो भाई दोनों चीज़ें अपना अपना काम कर रही हैं, कि एक चीज़ एकेडमिक और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, दूसरा जो परिवार है हमारी अपब्रिंगिंग कैसी होगी उन चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is diversity, and as a special educator what kind of diversity
यू फाइंड इन ए क्लासरूम ऑफ दिव्यांग विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो पहले हम डाइवर्सिटी की यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। सो डाइवर्सिटी रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग पीपल encompassing various dimensions such as gender, race, ethnicity, socio-economic culture, cultural background, language, abilities, disabilities, and more. It acknowledges the values of uniqueness of each individual, recognizing that people bring a range of perspectives, experiences, and characteristics to any group or community। ठीक है, कि भाई जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बेसिकली हर बच्चे का, कोई जेंडर है, रेस है, कि एथनिक व्यूज़ अलग अलग हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग है, तो उनमें जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, उनमें जो भिन्नता यहाँ पर होती है वो हमारी डाइवर्सिटी में इंक्लूड होती है। तो अगर हम डाइवर्सिटी यहाँ पर देखें कि दिव्यांग जो क्लासरूम है, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे, तो वहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगी। सो एज अ स्पेशल एजुकेटर वर्किंग विद स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज इन ए क्लासरूम एनवायरमेंट इज लाइकली टू एग्जिबिट डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन द यूनिक नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ ईच लर्नर। ठीक है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि भाई हर बच्चे के यहाँ पर यूनिक नीड्स और एबिलिटीज़ होंगी, एंड उनमें से कुछ हम जो है डिस्कस करेंगे। तो विविधता के बारे में हम देख रहे थे। ठीक है, तो विविधता से तात्पर्य क्या है। विविधता से तात्पर्य लोगों के बीच व्यक्तिगत मतभेद जो है उनकी उपस्थिति से है, जिसमें लिंग, नस्ल, जातीयता, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषा, क्षमताएं, विकलांगताएं और बहुत कुछ ऐसी विभिन्न आयाम शामिल हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता को स्वीकार करता है और इसे महत्व देता है, यह मानते हुए कि लोग किसी भी समूह या समुदाय के लिए कई प्रकार के दृष्टिकोण, अनुभव और विशेषताएं लेकर आती है। ठीक है, कि जो भी व्यक्तिगत मतभेद है उनकी जो उपस्थिति होती है वो हमारी होती है विविधता। तो अगर भौतिक अक्षमता वाले दिव्यांगों की कक्षा में हम विविधता की बात करें, तो बौद्धिक रूप से अक्षम छात्रों के साथ काम करने वाले एक विशेष शिक्षक के रूप में अगर हम कक्षा का माहौल देखें, तो वहाँ पर हमें देखेंगे कि हर बच्चे की यहाँ पर डिफरेंट ज़रूरत है। ठीक है, किसी की अलग अलग नीड है यहाँ पर, तो उनको हम यहाँ पर कैसे जो है एलेबोरेट कर सकते हैं। तो पहला होगा कॉग्निटिव एबिलिटी, सो दिमागी क्षमता वो सबके अलग अलग होगी। सो वेरिंग लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, स्टूडेंट्स में हैव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, एंड डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंसेस द पेस एंड मैथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उनकी दिमागी क्षमता क्या है, किस गति से, ठीक है, और कौन से मेथड से जो है वो बच्चा सीखता है। ठीक है, कि वो जो उसके दिमाग की फंक्शनिंग है वो यहाँ पर माइल्ड जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उसको या सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन स्टाइल्स है वो हमें देखने को मिलेंगे, उसमें चैलेंजेस हमें होंगे, बिकॉज सम स्टूडेंट्स में फेस चैलेंजेस इन एक्सप्रेसिव इन रिसेप्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, कि कुछ बच्चे जो है ना तो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, ना जो रिसेप्टिव जो कम्युनिकेशन है वो उनका अच्छा होगा। सो द डाइवर्सिटी इन कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ मे रिक्वायर द यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड्स। ठीक है, तो उससे क्या है, जो हमें कुछ और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड्स है उनको यूज़ करना पड़ सकता है, लाइक साइन लैंग्वेज, एगमेंटेटिव या अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, या जो विजुअल सपोर्ट्स है हमें उनको यूज़ करना यहाँ पर पड़ सकता है। देन सेंसरी नीड्स है, राइट, सेंसरी सेंसिटिविटीज़ है वो उनमें डिफरेंट नीड्स बच्चों की हो सकती हैं। सो स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में हैव सेंसरी सेंसिटिविटीज और डिफरेंसेस, सम में हैव हाइपर सेंसिटिविटी एंड सम में हैव हाइपो सेंसिटिविटी टू स्टिमुलाई रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट्स इन द लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव यहाँ पर होंगे और कुछ ऐसे होंगे बहुत कम होंगे, तो उनके यहाँ पर अलग अलग नीड्स होंगे उनके अकॉर्डिंग। तो ज्ञान संबंधी कौशल की अगर हम बात करें तो वो सब बच्चों के लिए अलग होगा, उसमें हमें विविधता यहाँ पर देखने को मिलेगी। बौद्धिक कार्यप्रणाली के अलग अलग स्तर होंगे यहाँ पर। छात्रों में बौद्धिक कार्यप्रणाली की अलग अलग डिग्री हो सकती है, जो हल्की से लेकर गंभीर बौद्धिक अक्षमताओं तक हो सकती है। यह विविधता शिक्षा की गति और तरीकों को जो है प्रभावित करती है। संचार शैलियाँ, तो संचार में चुनौतियाँ यहाँ पर हो सकती हैं। कुछ छात्रों में अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ सकता है। ठीक है, कि वो ना तो यहाँ पर अच्छे से बात समझा पाते हैं या दूसरों की बात समझने में इनको कठिनाई होती है। तो संचार क्षमताओं में विविधता के लिए वैकल्पिक संचार विधियों जैसे सांकेतिक भाषा संवर्धन और वैकल्पिक संचार उपकरण या दर्शन समर्थन का उपयोग है यहाँ पर हम कर सकते हैं। संवेदी आवश्यकताएं होती है, तो संवेदी संवेदनशीलताएं है वो अलग अलग यहाँ पर बच्चों की हो सकती है। बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों में संवेदिक संवेदनशीलता या अंतर हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर हम देखेंगे कि उनमें ज़्यादा उत्तेजना होगी, ठीक है, अधिक संवेदनशील होंगे, और कुछ लोगों में यहाँ पर बहुत कम होंगे। ठीक है, उनको चीज़ें फील नहीं हो रही होंगी, तो उनके सेंसेस जो है अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो ये डिफरेंसेस यहाँ पर हो सकते हैं, जिससे उनके सीखने का माहौल है उसमें भी जो है समायोजन की यहाँ पर आवश्यकता होती है। राइट,
अब है सोशल एंड इमोशनल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे जो सोशल स्किल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं बच्चों के अंदर। स्टूडेंट्स में एक्सिबिट डाइवर्स सोशल स्किल्स इंक्लूडिंग challenges in forming peer relationships, understanding social cues and regulating emotions. therefore social and emotional learning strategies जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा क्रूशल हो जाते हैं, क्योंकि सबकी यहाँ पर अलग अलग स्किल्स हो जाते हैं। ठीक है, कि किसी के स्किल्स हो सकता है काफ़ी अच्छे हों, किसी को काफ़ी डिफिकल्टीज या चैलेंजेस यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हो, राइट। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल। ठीक है, कि जो लर्निंग स्टाइल है, अब बच्चों की प्रेफरेंस है लर्निंग की, वो यहाँ पर अलग अलग हो सकती है। सो ईच स्टूडेंट मे हैव यूनिक लर्निंग प्रेफरेंसेस एंड स्टाइल्स। सम में बेनिफिट फ्रॉम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एंड अदर्स में रिक्वायर विजुअल सपोर्ट और अडेप्टेड मटेरियल्स। ठीक है, कि कुछ ऐसे होते हैं कि भाई खुद से करके जो है चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको यहाँ पर देख के या जो कोई अडेप्टेड मटेरियल्स हैं उनसे जो है उनकी जो लर्निंग ज़्यादा अच्छे से होती है। देन इंक्लूसिव एजुकेशन प्लान्स। सो डाइवर्स इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स उनके लिए हमें बनाने पड़ेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज often have individualized education plans that cater to this specific need। ठीक है, कि उनकी जो स्पेसिफिक नीड्स हैं यहाँ पर वो हम पूरा कर सके, तो इसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स उनके लिए स्पेसिफिकली बनते हैं। सो दीज प्लान्स में इंक्लूड अकोमोडेशंस, मॉडिफिकेशन एंड स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। तो सामाजिक और भावनात्मक विविधता उनमें हो सकती है। ठीक है, विविध सामाजिक कौशल बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, बिकॉज छात्र जो है उनमें सामाजिक विविधता है उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसमें सहकर्मी संबंध बनाने, सामाजिक संकेतों को समझने और भावनाओं को विनियमित करने में चुनौतियाँ शामिल हैं। सामाजिक और भावनात्मक सीखने की रणनीतियाँ यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। साथ ही साथ व्यक्तिगत सीखने की जो शैलियाँ हैं, तो विविध शिक्षण प्राथमिकताएं यहाँ पर हो सकती है बच्चों की। प्रत्येक छात्र की अद्वितीय सीखने की प्राथमिकताएं और शैलियाँ हो सकती हैं। कुछ को व्यवहारिक गतिविधियों से लाभ हो सकता है, जबकि अन्य को दृश्य समर्थन या अनुकूलित सामग्री की यहाँ पर आवश्यकता होती है। दिन समावेशी शिक्षक जो योजनाएं होती है, तो विविध व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, वो हमें बनाने पड़ सकते हैं उनके लिए, क्योंकि भौतिक विकलांगता वाले छात्रों में के पास अक्सर व्यक्तिगत शिक्षक योजनाएं हो जाती हैं जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, और इन योजनाओं में आवास संशोधन और विशेष शिक्षण रणनीतियाँ यहाँ पर शामिल हो सकती हैं, राइट। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन विद सपोर्ट प्रोफेशनल्स। देन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच यहाँ पर जो है डाइवर्सिटी जो बच्चों के क्लास में फाइंड होती है, तो वो हमें अपनानी पड़ सकती है। Addressing the diverse needs of students often involves collaboration with a team of professionals, including speech therapist, occupational therapist, behavioral specialist। ठीक है, कि मतलब इन सबको यहाँ पर एक टीम अप्रोच भी देनी पड़ सकती है बच्चों के लिए। सो स्पेशल एजुकेटर्स कोऑर्डिनेट एफर्ट टू इंश्योर अ हॉलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ताकि जो है उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो है बच्चों की हो सके, राइट। देन कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, कल्चरल और फैमिली डाइवर्सिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। कल्चरल सेंसिटिविटी जो अलग अलग बच्चों में अलग अलग यहाँ पर दिखेगी, उसकी डाइवर्सिटी हमें फील होगी। सो रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स इज एसेंशियल। देन स्पेशल एजुकेटर्स स्ट्राइव टू क्रिएट अ कल्चरल रिस्पॉन्सिव ए क्लासरूम एनवायरमेंट दैट एक्नॉलेजेस एंड सेलिब्रेट्स डिफरेंसेस। ठीक है, जहाँ पर जो डिफरेंसेस है उनको वो अच्छे से सेलिब्रेट करें, एक रिस्पॉन्सिव क्लासरूम बनाना होगा स्पेशल एजुकेटर्स का, ये एम होता है। सो इन्वॉल्विंग फैमिलीज इन द एजुकेशन प्रोसेसेस फोस्टर अ कोलैबोरेटिव एंड सपोर्टिव पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसलिए जो है हम फैमिलीज़ को वहाँ पर अगर इन्वॉल्व करते हैं, एक कोलैबोरेटिव और सपोर्टिव पार्टनरशिप वहाँ पर होती है। So, embracing diversity in a classroom of students with intellectual disabilities requires ongoing assignment flexibility and a commitment to individualized support. Then, special educators serve as advocates, facilitators, and guides, working towards creating an inclusive and enriching educational experiences for every student। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेशल एडुकेटर हम बोलते हैं, तो उनका रोल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो सहायक पेशेवरों के साथ जो संयोग है, तो बहुविषयक टीम दृष्टिकोण हमारा हमें अपनाना पड़ सकता है, राइट। कि छात्रों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने में अक्सर भाषण चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक और व्यवहार विशेषज्ञों सहित पेशेवरों की एक टीम के साथ सहयोग शामिल होता है। विशेष शिक्षक शिक्षा के लिए समग्र और व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के प्रयासों में यहाँ पर समन्वय करते हैं। देन सांस्कृतिक और पारिवारिक जो विविधता है वो देखने को मिलेगी, उनकी सांस्कृतिक संवेदनशीलता है वो हमें देखने को मिलेगी अलग अलग। तो विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को पहचानना, ठीक है, उनका सम्मान करना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विशेष शिक्षक एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी कक्षा वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं, जो मतभेदों को स्वीकार करते हैं, ठीक है, और उनका मतलब जश्न मनाते हैं,
जो सभी कल्चर वैल्यूज़ है, ठीक है, उनको वो सेलिब्रेट यहाँ पर करते हैं। तो शैक्षिक प्रक्रिया में परिवारों को शामिल करने से जो है सहयोगात्मक और सहायक साझेदारी को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि भाई जो बौद्धिक विकलांगता है उसमें जो छात्रों की कक्षा में विविधता को अपनाने के लिए हमें जो है निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए, व्यक्तिगत समर्थन के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, कि इंडिविजुअलाइज्ड यहाँ पर प्लान होना चाहिए व्यक्तिगत रूप से। तो विशेष शिक्षक प्रत्येक छात्र के लिए एक समावेशी और समृद्ध शैक्षिक अनुभव बनाने की दिशा में काम करते हुए वकील, सुविधा प्रदाता और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, एंड देन एक्सप्लेन द इश्यूज ऑफ यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड यूनिवर्सल लर्निंग, ठीक है। तो यूनिवर्सलाइजेशन जो बेसिकली है उसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब है कि भाई हम जो सबको एक क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, हर बच्चे को यहाँ पर प्रोवाइड कैसा कर सके, ठीक है, कि कोई भी यहाँ पर भेदभाव ना हो। तो इट रेफर्स टू द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड, ensuring that no child is left out of the education system, and the aim is to make education universally available, accessible and inclusive, ठीक है, कि भाई यूनिवर्सली जो है एजुकेशन अवेलेबल हो, accessible और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन हम बच्चों को प्रोवाइड कर सके। अब इश्यूज़ क्या आ रहे हैं इनमें, ठीक है, तो ऐसा डिस्पैरिटीज यहाँ पर हो रही है। डिस्पाइट द एफर्ट्स टू अचीव यूनिवर्सल एनरोलमेंट, सर्टेन ग्रुप्स सच एज marginalized community girls and children in remote areas may still face barriers to accessing education. Addressing these disparities require targeted initiatives and intervention, ठीक है, कि कुछ एरियाज़ में होता है कि भाई बच्चों को अवेयरनेस उन पर नहीं होती, कि उनकी एजुकेशन की अवेयरनेस नहीं होती है, तो वहाँ पर नहीं भेज पाते हैं। कुछ में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भाई गर्ल्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो ऐसे करके जो है भाई डिस्पैरिटीज़ हम अपने यूनिवर्सल एनरोलमेंट में फेस करें कि भाई बच्चों का एनरोलमेंट जो है स्कूल में नहीं हो पा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, स्पेशली जो रूरल या अंडर सर्व्ड एरियाज है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का अच्छा नहीं होता है, तो उसके कारण भी जो है उनकी एनरोलमेंट प्रोसेस है उसमें वो हिंडर करता है। लैक ऑफ प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग्स, क्लासरूम्स, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस कैन डिस्करेज पेरेंट्स फ्रॉम सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, ठीक है। तो अगर ये फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं होती तो पेरेंट्स को एक बर्डन ज़्यादा लगता है, ठीक है, वो डिस्करेज हो जाते हैं, जिससे बच्चे का एनरोलमेंट जो है स्कूल में नहीं हो पाता। तो हम देख रहे थे कि भाई स्कूली शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है, और सार्वभौमिक नामांकन और सार्वभौमिक शिक्षा के जो मुद्दे हैं उनकी हमें व्याख्या करनी है। तो सार्वभौमिकरण की परिभाषा क्या होगी, स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिकरण का तात्पर्य प्रत्येक बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लक्ष्य से है, ठीक है, कि उनको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम प्रदान कर सके, और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा शैक्षिक प्रणाली से बाहर न रहे, और इसका उद्देश्य शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध, सुलभ और समावेशी बनाना है। इसमें क्या क्या मुद्दे आ जाते हैं कि भाई पहुंच की असमानता यहाँ पर हो जाती है। सार्वभौमिक नामांकन प्राप्त करने के प्रयासों के बावजूद कुछ समूह, जैसे कि जो हाशिए पर रहने वाले समुदाय हैं, लड़कियां जो दूर दराज के क्षेत्र के बच्चे हैं, उनमें जो है शिक्षा तक पहुंच में अभी भी बहुत सारी बाधाएं हैं, और इन असमानताओं को दूर करने के लक्षित पहल और हस्तक्षेप की आवश्यकता है। लक्षित इन द सेंस कि भाई क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉपर प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना वहाँ पर पड़ेगा। देन जो बुनियादी ढांचे हैं उनमें यहाँ पर चुनौतियाँ हो रही है। अपर्याप्त स्कूल बुनियादी ढांचा विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है, कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी ढांचा है वो वहाँ पर अच्छा नहीं होता है। उचित स्कूल भवनों, कक्षाओं, स्वच्छता सुविधाओं और परिवहन विकल्पों की कमी अगर होती है, तो माता पिता जो है वो अगर स्कूल में बच्चे को भेजना भी चाहते हैं तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं, और जो है वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाते हैं, राइट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बैरियर्स, ठीक है। इकोनॉमिक बैरियर्स सच एज पॉवर्टी कैन प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल. Cost related to uniform, textbook, and other educational materials may pose challenges for families with limited financial resources, and incentive programs and financial support can help एलिवेट दिस बैरियर्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक बैरियर्स भी हो सकता है कि भाई किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक या जो एजुकेशन का मटेरियल है बच्चे को वो यहाँ पर दे सके, तो इसके लिए क्या होगा, अगर उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर दे, कोई सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करे, तो उससे जो है यहाँ पर एनरोलमेंट हो सकती है। देन सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। डीप रूटेड सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स में इन्फ्लुएंस एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन, particularly for certain demographics. Addressing gender stereotypes, promoting the value of education, and engaging with local communities is crucial for overcoming these barriers, ठीक है। कि कुछ भी सोशल या कल्चरल फैक्टर्स ऐसे होते हैं, लाइक जो गर्ल्स की एजुकेशन के लिए स्पेशली कि भाई उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो वो भी यहाँ पर जो है हमारी एनरोलमेंट को हिंडर कर सकते हैं। तो आर्थिक बाधाएं हमने देखा कि भाई गरीबी जैसे आर्थिक कारण बच्चे को स्कूल जाने से रोक सकते हैं, कि उनकी वर्दी, पाठ्य पुस्तकों या अन्य शैक्षिक सामग्रियों से संबंधित लागत सीमित वित्तीय संसाधनों वाले परिवारों के लिए चुनौतियां पैदा कर सकती है।
और प्रोत्साहन कार्यक्रम और वित्तीय सहायता इन बाधाओं को कम करने में भी हम जो है हेल्प कर सकते हैं। अगर हम कोई कोई वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान करें, ठीक है, लाइक अब गवर्नमेंट स्कूल्स में हो गए हैं कि बच्चों की फीस नहीं होती है, उनको ड्रेसेस या टेक्स्ट बुक है वो भी जो है गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो एनरोलमेंट है वो यहाँ पर बच्चों का हो सके, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो होते हैं, तो गहरी जड़ें जमा चुकी जो सामाजिक या सांस्कृतिक मानदंड है वो भी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि विशेष रूप से जनसांख्यिकी के लिए इन बाधाओं पर काबू पाने के लिए जो लैंगिक रूढ़िवादिता को उनको संबोधित करना, ठीक है, कि भाई प्रॉपरली लैंगिक इन द सेंस कि भाई लड़कियों को वह उनके एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, उनमें शिक्षा के मूल्यों को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। जो स्थानीय समुदाय है, लाइक किसी गांव में ऐसा होता है तो पर्टिकुलरली हम पंचायत में जाकर, ठीक है, उनको एड्रेस कर सकते हैं कि भाई एजुकेशन है उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो उस रूढ़िवादिता को हम तोड़ सकते हैं, तो जो है हमारा एनरोलमेंट वहाँ पर यूनिवर्सल एनरोलमेंट हम कर पाएंगे, राइट। ये देखिए हमने यूनिवर्सल एनरोलमेंट में, अब यूनिवर्सल अगर एनरोलमेंट बच्चे का हो भी गया तो यूनिवर्सल लर्निंग में यहाँ पर क्या इश्यूज आ रहे हैं वो हम देखेंगे। सो क्वालिटीज डिस्पैरिटीज यहाँ पर हो रही है। सो अचीविंग यूनिवर्सल एनरोलमेंट इज नॉट सफिशिएंट, एंश्योरिंग क्वालिटी लर्निंग आउटकम्स इज इक्वल इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि भाई हमें क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड दे रहे हैं, उसका अच्छा आउटकम मिल रहा है, तो ये भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बच्चे को स्कूल में लाना, ठीक है। अब वो स्कूल में आ गए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसको लो स्टैंडर्ड की एजुकेशन देंगे, तो एक क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन करना भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। So disparities in the quality of education, including variations in teaching standards, curriculum relevance and learning materials can hinder the goal of universal learning, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें लाइक कोई वेरिएशन है टीचिंग स्टैंडर्ड्स में, ठीक है, जो अगर हम अच्छी क्वालिटी यहाँ पर बच्चे को प्रोवाइड नहीं कर रहे, अच्छा लर्निंग मटेरियल नहीं दे रहे हैं, तो ये भी जो है यूनिवर्सल लर्निंग का जो गोल है उसमें हिंडर कर सकता है। देन लर्निंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इनएडुकेट लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज लैक ऑफ लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, तो इससे भी जो क्वालिटी एजुकेशन है वो इम्पैक्ट होती है। एंड यूनिवर्सल लर्निंग रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन फैसिलिटीज दैट सपोर्ट डाइवर्स लर्निंग, ठीक है। और यूनिवर्सल लर्निंग के लिए क्या है भाई कि हमें हर तरीके से जो है बच्चे को सिखाना है, ऐसा नहीं कि हमें थ्योरेटिकली उनको सिखा दिया तो थ्योरेटिकली सिखाया और उनके अब एक्सपेरिमेंट्स हम नहीं करा रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक क्वालिटी एजुकेशन हम उसको नहीं बोल सकते, राइट। तो सार्वभौमिक शिक्षा के मुद्दे में जो गुणवत्ता असमानता है वो हमें देखने को मिलेगी। तो सार्वभौमिक नामांकन प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, यहाँ पर जो उसकी गुणवत्ता है शिक्षा की उसका परिणाम सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता है जिसमें शिक्षक मानकों, पाठ्यक्रम प्रासंगिकता और शिक्षण सामग्री में भिन्नताएं शामिल है, सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य में ये बाधा बन सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है सीखने का बुनियादी ढांचा। तो अपर्याप्त शिक्षण बुनियादी ढांचा कि जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशाला या प्रौद्योगिकी संस्थान है उनकी कमी है, तो उससे भी शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। सार्वभौमिक शिक्षा के लिए शैक्षिक सुविधाओं में निवेश की आवश्यकता होती है जो विविध शिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूपों का यहाँ पर समर्थन करती है। नेक्स्ट है हमारा टीचर कॉम्पिटेंस। द टीचर कॉम्पिटेंस इन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग यूनिवर्सल लर्निंग, ठीक है, कि भाई टीचर्स को कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है, उनमें क्या लेवल है, तो वो भी यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू टीचर क्वालिटी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट सिस्टम इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट कंडक्टेड टू इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है। तो क्योंकि टीचर से जो है मेन सोर्स होता है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का कि जो एजुकेशन को प्रभावित करता है कि भाई कैसी क्वालिटी की एजुकेशन जो है बच्चे को वो प्रोवाइड करा रही है। Then assessment and monitoring. So effective assessment mechanism and monitoring systems are needed to track learning outcomes and identify areas that require improvement. So regular evaluations, feedback loops and data driven decision making are crucial components for achieving universal learning, ठीक है, कि भाई हम ऐसा नहीं कि हम अपने साइड से जो है बच्चों को बस प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर एजुकेशन, हमें असेसमेंट भी उसकी करनी होती है कि बच्चे यहाँ पर कितना सीख रहे, क्या क्या उनके अंदर प्रोग्रेस हो रही है। तो असेसमेंट और मॉनिटरिंग है वो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यूनिवर्सल लर्निंग के लिए। तो शिक्षक जो योग्यता है वो हमें ध्यान में रखने की भी वो योग्यता अच्छी होनी चाहिए। तो शिक्षकों की योग्यता और प्रशिक्षण सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए अनुकूलन वातावरण बनाने के लिए शिक्षक गुणवत्ता, व्यावसायिक विकास और सहायक प्रणालियों से संबंधित मुद्दों को भी यहाँ पर संबोधित करना आवश्यक है। देन उनका मूल्यांकन और उनकी निगरानी रखना,
सीखने के परिणामों को ट्रैक करने के लिए सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए प्रभावी मूल्यांकन तंत्र और निगरानी प्रणाली की आवश्यकता होती है कि भाई किस क्षेत्र में जो है बच्चों को हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि कोई और स्ट्रेटजी हमें यहाँ पर उनको सिखाने के लिए लागू करनी है। तो नियमित मूल्यांकन, फीडबैक लूप और डाटा संचालित निर्णय लेना सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण घटक है। दैन क्यूरिकुलम रेलेवेंस, राइट। तो उसमें क्या होता है, करिकुलम इज अ कल्चरली सेंसिटिव, रेलेवेंट एंड एंगेजिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू यूनिवर्सल लर्निंग। ठीक है, कि अगर उसको कल्चरली हम रेलेवेंट रखेंगे बच्चे के जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है उनसे, तो उनकी जो यूनिवर्सल लर्निंग है वो हम ज़्यादा करा पाएंगे। सो अडेप्टिंग करिकुलर टू लोकल कॉन्टेक्स्ट, इंटीग्रेटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्न टीचिंग मेथडोलॉजीज एनहेंस द ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इनका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है बच्चों का वो यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। Then inclusive education, universal learning goes hands in hands with inclusive education, addressing the needs of students with diverse abilities, backgrounds and learning styles, and ensure that education is truly accessible and meaningful for all। ठीक है, कि भाई सब बच्चे उसको असेस कर सके और उसका एक मीनिंग हो सभी के लिए, मतलब क्वालिटी यहाँ पर अच्छी हो और जो बच्चों के डाइवर्स नीड्स हैं, ठीक है, डाइवर्स एबिलिटीज़ हैं, उनको यहाँ पर वो पूरा कर सके। So, addressing these issues requires a comprehensive and collaborative approach involving governments, communities, educators, and various stakeholders. Continuous efforts to improve both access and the quality of education are essential for the successful universalization of school education, right? कि हमें क्वालिटी भी चाहिए और साथ साथ एनरोलमेंट भी चाहिए। तो पाठ्यचर्या प्रासंगिकता की हम देख रहे थे, तो ऐसा पाठ्यक्रम जो सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील, प्रासंगिक और आकर्षक हो, सार्वभौमिक शिक्षा में योगदान देता है। तो पाठ्यक्रम को स्थानीय संदर्भों के अनुसार अपनाना, विविध दृष्टिकोणों को एकीकृत करना और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को शामिल करना समग्र सीखने के अनुभव को बढ़ाता है। और साथ ही साथ अगर समावेशी शिक्षा की हम बात करें तो सार्वभौमिक शिक्षा समावेशी शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर चलती है, जिसमें विविध क्षमताओं, पृष्ठभूमि और सीखने की शैलियों वाले छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने से यह सुनिश्चित होता है कि शिक्षा वास्तव में सभी के लिए सुलभ और सार्थक है। तो अगर हम इन मुद्दों के समाधान के लिए जो सरकार, समुदाय, शिक्षक और विभिन्न हितधारकों को हम शामिल करें तो एक व्यापक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण हम बना सकते हैं और स्कूली शिक्षा का सफल सार्वभौमिकरण और सबके लिए उसकी पहुंच, ठीक है, और उसकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हम कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर जो है निरंतर प्रयास की हमें आवश्यकता है। नेक्स्ट है हमारा सैलमन का डिक्लेरेशन एंड फ्रेमवर्क 1994। सो जो सैलमन का स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क है वो है फॉर स्पेशल नीड एजुकेशन। ठीक है, कि भाई जहाँ पे एजुकेशन में स्पेशल नीड्स है, एज अ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट दैट एमर्ज्ड फ्रॉम द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन held in Salamanca, Spain in 1994. ठीक है, so the conference was organized by UNESCO, that is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and the government of Spain collaboratively इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था, राइट। तो इसमें क्या क्या डिक्लेरेशन हुई थी? सो द सलमान का डिक्लेरेशन वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस एंड आउटलाइन द प्रिंसिपल्स एंड कमिटमेंट्स फॉर प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, कि कैसे यहाँ पर जो है इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, वो डिक्लेरेशन इसने दी थी। ठीक है, तो सलमान का के लिए बात कर रहे थे हम, तो विशेष आवश्यकता शिक्षा पर कार्रवाई के लिए सलमान का वक्तव्य और रूपरेखा एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जो 1994 में सलमान का स्पेन में आयोजित विशेष आवश्यकता शिक्षा पर विश्व सम्मेलन में उभरा। यह सम्मेलन यूनेस्को, दैट इज संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक द्वारा आयोजित किया गया था और इसका संगठन किसके साथ था? स्पेन की सरकार के साथ। तो सैलमेंका में क्या घोषणा की गई थी? तो सम्मेलन के दौरान उन्होंने ऐसी घोषणा की थी कि भाई समावेशी शिक्षा को हम कैसे यहाँ पर बढ़ावा दें, उसके लिए कुछ सिद्धांत और प्रतिबद्धताओं की एक रूपरेखा वहाँ पर तैयार की गई थी। ठीक है, तो उसमें क्या था? फर्स्ट फोकस था उनका इंक्लूसिव एजुकेशन पे, राइट। So the declaration emphasized the need of inclusive education where all children, regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic and other conditions, are educated together in mainstream school। ठीक है, कि भाई रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल एंड लिंग्विस्टिक, कि हम कोई फिजिकली अगर डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल है, सोशल है, इमोशनल है, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी, तो उसमें कोई भेदभाव हम नहीं करेंगे और एक मेन स्ट्रीम स्कूल यहाँ पर जो है सभी बच्चों के लिए होना चाहिए।
Then diversity and flexibility. So it recognized and celebrated diversity and advocated for flexible approaches to education that can accommodate the needs of learner. ठीक है कि भाई डाइवर्सिटी अगर है हमारे जो है डाइवर्सिटी ऑब्वियसली है क्लासरूम में, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई अगर किसी बच्चे को यहाँ पर एक तरीके से समझ नहीं आ रहा तो हम उसको दूसरे तरीके से यहाँ पर अपना जो है उस चीज़ को समझा सकें. देन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कि सभी के लिए यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए फॉर एजुकेशन फॉर टू ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दूस विद डिसेबिलिटीज़ एंड स्पेशल. ठीक है, जहाँ पर किसी बच्चे को डिसेबिलिटी या स्पेशल नीड भी है तो सभी को यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. नेक्स्ट पॉलिसी डेवलपमेंट. सो गवर्नमेंट्स वर अर्ज्ड टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज टू इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन. ठीक है कि गवर्नमेंट को भी भाई ऐसी पॉलिसीज़ यहाँ पर फॉर्मुलेट करनी चाहिए, ऐसे स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए ताकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको वो प्रमोट कर सके एंड इंश्योर कर सके नेसेसरी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट सिस्टम. ठीक है, और जहाँ पर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और सपोर्ट सिस्टम की नीड है वहाँ पर वो प्रोवाइड करा सके. देन कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स. सो द डिक्लेरेशन स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स among various stakeholders including governments, non-governmental organizations and community. ठीक है कि इनके बीच में पार्टनरशिप होनी चाहिए ताकि कोलैबोरेटिवली हम इसमें काम कर सके और इसको इम्प्रूव कर सकें. तो समावेशी शिक्षा इनका पहला केंद्र था. ठीक है, तो घोषणा में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया था, जहाँ सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई या अन्य स्थिति की परवाह किए बिना मुख्य धारा के स्कूलों में एक साथ शिक्षित किया जाता था. ठीक है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर नहीं होगी और एक क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाएगी. देन जो विविधता और लचीलापन है, तो इसने विविधता को मान्यता दी और उसका जश्न मनाया कि भाई जो विविधता है हम उसको ऐसे नहीं लेना है कि भाई किसी एक कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी, तो वो विविधता है उसको मान्यता दो और उसका जश्न मनाओ, उसको सेलिब्रेट करो. और शिक्षा के लिए जो लचीले दृष्टिकोण है उसकी वकालत की जानी चाहिए जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को यहाँ पर समायोजित कर सकें. नेक्स्ट है समान अवसर. तो घोषणा में विकलांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया गया. ठीक है कि ऐसा नहीं कि भाई नॉर्मल जो बच्चे हैं उन्हीं को हम यहाँ पर कोई अवसर प्रदान करेंगे. अगर कोई बच्चा यहाँ पर विकलांग है, विशेष आवश्यकता वाली है, तो उनको भी यहाँ पर समान अवसर में प्रोवाइड कराना है. देन है नीति विकास की जो सरकार है उनसे आग्रह किया गया कि समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए आप कुछ ऐसी नीतियाँ या रणनीतियाँ तैयार करें जो सुनिश्चित करें कि भाई आवश्यक संसाधन और जो सहायता प्रणालियाँ यहाँ पर बच्चों के लिए मौजूद हों. नेक्स्ट है हमारा सहयोग और साझेदारी. तो घोषणा में सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग और साझेदारी के महत्व पर यहाँ पर जोर दिया. ठीक है कि इनके बीच में जो है संगठन होना चाहिए. नेक्स्ट है फ्रेमवर्क फॉर एक्शन. ठीक है, अब हमने ये तो घोषणा तो कर दी, अब उसके लिए क्या क्या फ्रेमवर्क होगा कि जो एक्शन हमने जो घोषणा हमने की उसको एक्शन हम कर सके. ठीक है, तो पहला है पॉलिसी डेवलपमेंट. सो द फ्रेमवर्क फॉर एक्शंस प्रोवाइड गाइडेंस ऑन पॉलिसी डेवलपमेंट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन. ठीक है, तो ये जो गाइडलाइंस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं बेसिकली कि कैसे हम कोई पॉलिसी यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए. It encourages governments to formulate policies that promote inclusivity at all levels of education system. ठीक है कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी सभी लेवल्स पे यहाँ पर इंक्लूसिविटी गवर्नमेंट प्रमोट कर सके. उसके लिए जो ये है एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट है curriculum adaptation. So to address diverse learning needs, the framework suggests adapting the curriculum to be more flexible and accommodating, and this involves making adjustments to teaching methods, materials and assessment strategies. ठीक है कि जो डाइवर्स नीड्स हैं यहाँ पर बच्चों की डिफरेंट नीड्स हैं, तो उनके लिए इन्होंने सजेस्ट किया कि भाई करिकुलम भी आपका थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि यहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई बच्चे को किसी और चीज़ सिखाकर हम वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी तो वो वहाँ पर हम इन्वॉल्व कर सकें. ठीक है, तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट अगर हम करेंगे टीचिंग मैथड्स में, ठीक है, कोई दूसरा टीचिंग मैथड हम यूज़ कर सकते हैं, एक चीज़ को समझाने के लिए कोई डिफरेंट मैथड हम यूज़ कर सकते हैं, असेसमेंट स्ट्रैटेजीज हम अपनी डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं. लाइक किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम है तो हम उसका ओरल टेस्ट लेकर यहाँ पर उसकी नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं, उसकी असेसमेंट कर सकते हैं. तो करिकुलम अडेप्टेशन बताया उन्होंने. देन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ताकि जो टीचर है वो प्रॉपरली ट्रेंड हो. राइट, so implementation of comprehensive teacher training programs is emphasized, focusing on preparing teachers to work effectively with a diverse range of learner. ठीक है कि भाई कैसे वो जो टीचर को ऐसे तैयार कर सकते हैं कि भाई वो जो डाइवर्स रेंज है लर्नर्स की उसको वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकें.
तो कार्यवाही के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई। पहले क्या था, नीति विकास कैसे करेंगे, तो कार्यवाही की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के लिए नीति विकास पर मार्गदर्शन प्रदान करती है कि कैसे कैसे आप कोई नीति लागू कर सकते हैं। ये सरकारों को ऐसी नीतियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर समावेशिता को बढ़ावा देती है। साथ ही साथ पाठ्यचर्या अनुकूलन, तो विविध शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए रूपरेखा पाठ्यक्रम को अधिक लचीला और समायोजनकारी बनाने का सुझाव देती है कि भाई उसमें समायोजन हम कर सके, ऐसा वो होना चाहिए। और इसमें शिक्षण विधियों, सामग्रियों और मूल्यांकन रणनीतियों को भी समायोजन करना शामिल है। ठीक है, कि एक बच्चे को एक तरीके से समझना है तो हम अपनी शिक्षण की विधि यहाँ पर चेंज करके उसे समझा सकते हैं। ठीक है, किसी एक सामग्री से यहाँ पर उसको यूज़ नहीं आ रहा है तो उसको हम किसी दूसरी सामग्री से वो चीज़ सिखा सकते हैं। सॉरी। देन मूल्यांकन रणनीति। ठीक है, कि मूल्यांकन हम बेसिकली कैसे करते हैं, एग्जाम होता है रिटन, तो उसकी जगह पे अगर मान लो किसी बच्चे को राइटिंग में कोई इश्यू है, ठीक है, तो उससे जो है हम ओरली उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो मौखिक टेस्ट उसको जैसे बोल सकते हैं, तो वो हम उसका ले सकते हैं, यहाँ पर उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ऐसा लचीलापन जो हमारे पाठ्यचर्या में होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कि जो शिक्षक है वो अच्छे से प्रशिक्षित होने चाहिए हमारे। तो व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कार्यान्वयन पर जोर दिया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के लिए शिक्षकों को तैयार किया जाता है कि भाई अगर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं, जो डाइवर्सिटी है, उनको आप कैसे टैकल कर सकते हो, उनको कैसे आप अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हो। राइट, नेक्स्ट है रिसोर्स allocation. Then adequate allocation of resources, both human and material, is considered crucial. ठीक है, कि उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए। दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज, assistive technologies and infrastructure modifications to create an inclusive learning environment। ठीक है, कि अगर वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफिकेशंस होनी है, ठीक है, जैसे हो गया कि भाई अगर व्हील चेयर पर बच्चा रहे तो आपके जो दरवाजे थोड़े ज़्यादा चौड़े होने चाहिए, ब्रॉड होने चाहिए। ठीक है, ऐसे क्लासरूम और प्रकार स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि भाई जो व्हील चेयर पर भी बच्चा है, उसको सभी चीज़ें उसके लिए असेसिबल हो, ऐसा ना हो कि उसको किसी की हेल्प की यहाँ पर नीड हो। ठीक है, सपोर्ट सर्विसेज उसके लिए प्रोवाइड हो, लाइक उसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, तो उसको कार में बैठना है अपनी व्हील चेयर से उतर के, तो वो सारी फैसिलिटीज़ या कोई असिस्टिव टेक्नोलॉजीज होगी जिनके थ्रू उनको सिखाना है, तो ये सारे रिसोर्स उनके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। सो द फ्रेमवर्क recommends establishing mechanisms for monitoring and evaluating the progress of inclusive education initiatives, and this involves assessing the impact of policies, identifying challenges and making necessary adjustment। ठीक है, कि हम उनको मॉनिटर करेंगे कि भाई जो भी हमने यहाँ पर नीतियाँ लागू की हैं, ठीक है, जो भी फ्रेमवर्क बनाया है वो कैसे काम कर रहा है, उसका मैकेनिज्म कैसे चल रहा है, उसको मॉनिटर करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे भाई अपनी प्रोग्रेस को, कि हमारी प्रोग्रेस यहाँ पर कितनी हुई है, और अगर ये पॉलिसीज़ हैं या इन पर कोई चैलेंजेस आ रहा है तो वो हम करेंगे, और इसमें जो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हैं वो हम इनकी नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पर करेंगे। सो इन एसेंस द Salmanica Declaration and Framework for Action advocates a paradigm shift in education, moving away from exclusionary practices to inclusive model that celebrate diversity and provide equal opportunities to all learners। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव क्या था कि भाई एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट ये क्लास में दे सके, ठीक है, जहाँ पर हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें, उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना करें। सो दीज डॉक्यूमेंट्स हैव इन्फ्लुएंस्ड एजुकेशनल पॉलिसीज ग्लोबली। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसके इन्फ्लुएंस ग्लोबली है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, फोस्टरिंग अ कमिटमेंट टू क्रिएटिंग इंक्लूसिव एंड असेसिबल लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, जो यहाँ पर इंक्लूसिव और एक असेसिबल लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने पर जोर देती है। तो इसमें संसाधन आवंटन पहले है कि मानव और भौतिक दोनों प्रकार के संसाधन जो है पर्याप्त उनका आवंटन होना चाहिए। इसमें समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने के लिए कोई भी सहायक सेवाएं हैं, ठीक है, सहायक प्रौद्योगिकियाँ और कोई बुनियादी ढांचा, ठीक है, जैसे स्कूल ही हो गया हमारा, तो अगर कोई बच्चा व्हील चेयर पर आ रहा है तो उसके दरवाजे थोड़े चौड़े होने चाहिए। ऐसा स्कूल होना चाहिए कि भाई वो लाइब्रेरी में और कहीं भी फ्लोर, ठीक है, रैंप होनी चाहिए, बच्चा व्हील चेयर से जा सके। तो ऐसा बुनियादी ढांचा होना चाहिए कि भाई जो व्हील चेयर पर भी बच्चा जा रहा है तो उसको कोई कठिनाई यहाँ पे ना हो। ठीक है, सहायक प्रौद्योगिकियाँ होनी चाहिए, लाइक उसको स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट कराने के लिए हमें उसको दिखाई नहीं देता है, तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कलर पैटर्न्स के लिए हमें प्रोजेक्टर का यूज़ करना पड़ा है, तो हम वो करेंगे। कोई सहायक सेवाएं अगर बच्चे को चाहिए तो वो यहाँ पर उसके लिए प्राप्त होनी चाहिए, वो चाहे यहाँ पर मानव हो या भौतिक संसाधन हो। देन निगरानी और मूल्यांकन, फिर हम निगरानी करेंगे कि जो भी रूपरेखा हमने तैयार की है समावेशी शिक्षा पहल की प्रगति की, उसकी हम निगरानी करेंगे कि या कि सही से चल रही है, और उसका मूल्यांकन करेंगे। उसके लिए एक तंत्र स्थापित करने की सिफारिश भी नीति करती है। इसमें नीतियों के प्रभाव का आकलन करते हैं कि भाई कितनी प्रभावी ये नीति रही है हमारी,
और इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आई हैं। तो इसमें आवश्यक समायोजन भी हम कर सकते हैं, लाइक हमें कहीं पर एडजस्टमेंट करने की नीड है तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो संक्षेप में अगर हम देखें तो ये क्या है, ये बहिष्कार्य प्रथाओं को हटाकर समावेशी मॉडल की ओर हमें लेकर जाती है, जो विविधता को एक जश्न बनाते हैं, ना कि उसमें भेदभाव करते हैं, और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं। और ये जो दस्तावेज है ये वैश्विक स्तर पर शैक्षिक नीतियों को प्रभावित किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक ही देश में, एक ही कंट्री में है, तो ये पूरे विश्व को यहाँ पर जो है उस पर इसका इम्पैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंक्लूसिव एजुकेशन एज अ राइट बेस्ड मॉडल, हमें इसको डिस्क्राइब करना है, राइट। सो inclusive education as a right based model underscores a transformative approach to education that views inclusive practices not merely as beneficial बट इज फंडामेंटल राइट्स फॉर ऑल इंडिविजुअल, ठीक है। कि इंक्लूसिव एजुकेशन को ऐसे देखते हैं कि भाई एक फंडामेंटल राइट ही है ये इंडिविजुअल्स का, कि उनको जो है इंक्लूसिव एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इसमें क्या है, इक्वल एक्सेस होनी चाहिए सभी बच्चों के लिए एजुकेशन की। फिलोसफी क्या है इंक्लूजन की, इंक्लूसिव एजुकेशन एज अ राइट बेस्ड मॉडल asserts that every individual regardless of the abilities and differences has a right to equal access to quality education, ठीक है। कि भाई उसके पास इक्वल एक्सेस होनी चाहिए अपनी क्वालिटी एजुकेशन की, इंस्टेड ऑफ देयर एबिलिटीज एंड डिफरेंसेस। इट रिजेक्ट्स सेग्रीगेशन एंड प्रमोट्स द आइडिया ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। ये ऐसे रिजेक्ट करता है सेग्रीगेशन को, कि हमें अलग अलग नहीं करना, किसी के अंदर भेदभाव नहीं करना है, और उनके लिए जो डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करना है, एंड रिचेस द लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि हमारा जो लर्निंग एनवायरनमेंट है यहाँ पर ज़्यादा इंक्लूसिव हो सके। देन फंडामेंटल ह्यूमन राइट, सो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है हमारे ह्यूमन राइट की। इन दिस मॉडल इंक्लूसिव एजुकेशन अलाइंस विद द प्रिंसिपल्स आउटलाइन इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है। जो हमारे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में उसके प्रिंसिपल्स को इन्होंने आउटलाइन किया है। एम्फसाइजिंग द राइट टू एजुकेशन फॉर एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। कि भाई जो है सभी को यहाँ पर एजुकेशन का अधिकार है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। It challenges the nation that certain groups should be excluded from mainstream education opportunities, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे भी चैलेंज देता है कि भाई जो कुछ ग्रुप्स हैं यहाँ पर, उनको हम मेन स्ट्रीम स्कूल से निकाल कर उनके लिए कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जानी चाहिए, राइट। तो समावेशी शिक्षा एक सही आधार मॉडल के रूप में हमें इसको डिस्क्राइब करना है। तो ये क्या है, ये अधिकार आधारित मॉडल के रूप में समावेशी शिक्षा शिक्षा के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को रेखांकित करती है, जो समावेशी प्रथाओं को न केवल लाभकारी बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकारों के रूप में देखती है। कि भाई जो ये समावेशी शिक्षा है ये लाभकारी नहीं है, एक मौलिक अधिकार ही इसको माना गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि शिक्षा तक समान पहुंच होनी चाहिए। समावेशन का दर्शन एक अधिकार आधारित मॉडल के रूप में समावेशी शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि प्रत्येक व्यक्तियों को उनकी क्षमताओं या मतभेदों की परवाह किए बिना एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा जो उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए, उनका उनका उन तक पहुंच होनी चाहिए, उनका अधिकार है। यह अलगाव को स्वीकार करता है और इस विचार को बढ़ावा देता है कि विविधता सीखने के माहौल को समृद्ध करती है, ठीक है, ना कि उसको कम करती है। नेक्स्ट है हमारा मौलिक मानव अधिकार। तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करते हैं। इस मॉडल में समावेशी शिक्षा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित सिद्धांतों के साथ रेखांकित होती है, जो बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शिक्षा के आधार पर जोर देते हैं कि भाई भेदभाव नहीं होना चाहिए, शिक्षा सभी के लिए समान होनी चाहिए। यह इस धारणा को चुनौती देती है कि कुछ समूहों को मुख्य धारा के शैक्षिक अवसरों से बाहर रखा जाना चाहिए, राइट। Then legal frameworks and legislations, international conventions. Inclusive education as a right-based model draws on international conventions and treaties that recognize education as a basic human right, ठीक है। कि वो education को as a basic human right यहाँ पर ट्रीट करते हैं। It encourages the development of legal framework and policy, ठीक है। इससे क्या होगा, ये encourage करता है कि भाई कोई legal framework या policies बनी जानी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट की साइड से, ताकि that can enforce and protect the right of inclusive education, ठीक है। कि जो वो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको एनफोर्स कर सके, उसको जो है प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट एंड डिग्निटी, एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, क्या कि हम सभी इंडिविजुअल्स को एम्पावर यहाँ पर कैसे करते हैं। So the model focuses on empowering individuals, including those with disabilities and diverse need, ठीक है। कि सभी इंडिविजुअल्स यहाँ कोई उनको डाइवर्स नीड है या डिसेबिलिटीज है, सभी को हम एम्पावर कैसे कर सकते हैं, बाई प्रोवाइडिंग देम विद द टूल्स एंड अपॉर्चुनिटीज नीडेड टू पार्टिसिपेट फुली इन सोसाइटी, ठीक है। कि ऐसे टूल और अपॉर्चुनिटीज हम उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपनी सोसाइटी में फुली पार्टिसिपेट कर सके। इट प्रमोट्स द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ एवरी लर्नर, ठीक है। यहाँ पर डिग्निटी की फीलिंग लाता है और सभी लर्नर्स के लिए वर्थ इट होता है। नेक्स्ट है हमारा सोशल जस्टिस एंड इक्विटी एड्रेसिंग डिस्पैरिटीज। सो दिस मॉडल एड्रेसेस एजुकेशन डिस्पैरिटीज
बाय एम्फोसाइजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है, कि हम डिस्पैरिटीज़ को ये कैसे एम्फोसाइज करते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल्स है सोशल जस्टिस का और इक्विटी का, उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज यहाँ पर करते हैं, and acknowledges historical inequalities and seeks to rectify them through inclusive practices, ठीक है। ये देखते हैं कि भाई पहले हिस्ट्री में क्या क्या इनक्वालिटीज थी, कैसे उनको ट्रीट करते थे और हम कैसे उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, दैट कैटर्स टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर, ठीक है, जिससे जो है डाइवर्स नीड्स है लर्नर की, उनको भी हम यहाँ पर पूरा कर सकें। तो कानूनी ढांचे और विधान, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या गया कि भाई अधिकार आधारित मॉडल के रूप में जो समावेशी शिक्षा है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों पर आधारित है, जो शिक्षा एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में मान्यता देते हैं, ठीक है, कि ये एक हमारा मौलिक अधिकार है। यह कानूनी ढांचे और नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करती है कि भाई इसके लिए एक कानूनी ढांचा होना चाहिए, उनकी कुछ नीतियां होनी चाहिए, राइट, जो कि समावेशी शिक्षा के अधिकार को यहाँ पर लागू और संरक्षित कर सके। नेक्स्ट है सशक्तिकरण और गरिमा, तो व्यक्तियों को सशक्त कैसे बनाएंगे, तो ये मॉडल समाज में पूरी तरह से भाग लेने के लिए आवश्यक उपकरण और अवसर प्रदान करते हैं कि जो विकलांग व्यक्ति या विविध आवश्यकताओं वाले लोग हैं उन व्यक्तियों को कैसे सशक्त हम बना सकते हैं, उन पर ये केंद्रित है। ये प्रत्येक शिक्षार्थी की गरिमा और उसके मूल्य को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और समानता, तो असमानताओं को संबोधित करना, ठीक है, यह मॉडल सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर जोर देकर शैक्षिक असमानताओं को संबोधित करता है। यह ऐतिहासिक असमानताओं को स्वीकार करता है कि भाई हाँ कैसे कैसे वहाँ पर असमानताएं थी और कैसे जो शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने वाली समावेशी प्रथाओं के माध्यम से हम उन असमानताओं को यहाँ पर सुधार सकते हैं, उनके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन वहाँ पर होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ राइट बेस्ड मॉडल एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर ऑल लर्नर्स इन द एजुकेशन प्रोसेस, ठीक है, कि सभी लर्नर्स का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इट रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है। इसमें क्या है, जो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है तो उसमें स्टूडेंट, पेरेंट्स और कम्युनिटीज उन सभी को साथ इन्वॉल्व करते हैं ताकि एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पर सभी का हो सके, राइट। देन ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट, कि जो सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। सो बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ क्लासरूम दिस मॉडल एनविजन्स द ब्रॉडर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि भाई क्लासरूम के अंदर की बात कर रही है, देख रहे हैं कि हम ऐसा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि जो उनका सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी अच्छा हो सके, क्योंकि वही बच्चे जो है बाहर निकल के वहाँ पर सोसाइटी बनाते हैं। So inclusive education is seen as a catalyst for building inclusive society that embrace diversity and promote understanding, ठीक है, जिससे जो है डाइवर्सिटी एम्ब्रेस करती है कि भाई विविधता जो है अच्छी है और अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, स्टेक होल्डर्स कोलैबोरेशन, सो इन इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन एज अ राइट बेस्ड मॉडल, collaboration among various stakeholders including educators, policy makers, parents एंड कम्युनिटीज इज एसेंशियल, ठीक है, कि सभी के बीच में कोलैबोरेशन यहाँ पर होना चाहिए। इट रिक्वायर्स कलेक्टिव एफर्ट्स टू क्रिएट इंक्लूसिव एनवायरनमेंट दैट रिस्पेक्ट एंड अपहोल्ड द राइट्स ऑफ एवरी लर्नर, ठीक है, तो इसके लिए जो है एक अच्छा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हमें मिलना चाहिए ताकि जो है हम सभी के रिस्पेक्ट कर सके और जो राइट्स है लर्नर्स के उनको हम यहाँ पर सेव कर सकें, राइट। कि ऐसा तो नहीं है कि हम क्लास में यहाँ पर सिखा रहे हैं भाई कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती और बाहर वो कम्युनिटी अपनी सोसाइटी में जाकर बच्चे सीख रहे हैं कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, ऐसे होता है ऐसे होता है, तो इन सभी को यहाँ पर कोलैबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी एक अच्छा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हम किसी बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो भागीदारी और संलिप्तता में हम देख रहे थे कि बच्चे की यहाँ पर सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तो अधिकार आधारित मॉडल के रूप में समावेशी शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया में सभी शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। यह शिक्षा से संबंधित निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में छात्रों, अभिभावकों और समुदायों को शामिल करने के महत्व को पहचानते, ठीक है, कि भाई जो यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय है उसमें छात्र, अभिभावक और समुदाय सभी को हम कैसे शामिल करें ताकि सभी के जो विचार हैं उनका पता लगा सकें। देन परिवर्तनकारी प्रभाव इसका होना चाहिए कि सामाजिक परिवर्तन, क्योंकि कक्षा के अंदर जो हम बच्चे सिखाएंगे वही बच्चे बाहर जाके समाज बनाते हैं और उसी से एक सामाजिक परिवर्तन हम ला सकते हैं। तो कक्षाओं की सीमा से परे यह मॉडल व्यापक सामाजिक परिवर्तन की कल्पना करता है। समावेशी शिक्षा को एक ऐसे समावेशी समाजों के निर्माण के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता है जो विविधता को अपनाते हैं और समझ को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, कि विविधता जो है अच्छी है और हम इसमें जो है अपनी समझ को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा सहयोगात्मक प्रयास, ठीक है, कि जो हितधारक है उनका सहयोग होना चाहिए आपस में। तो समावेशी शिक्षा को अधिकार आधारित मॉडल के रूप में लागू करने में जो शिक्षक हैं, नीति निर्माता हैं, माता पिता हैं या समुदाय हैं, उनके बीच में यहाँ पर सहयोग होना चाहिए, ठीक है, उनकी यहाँ पर आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक शिक्षार्थी के अधिकारों का सम्मान और समर्थन करने वाले संवेशी वातावरण को बनाने में हम यहाँ पर सामूहिक प्रयास कर सके, ठीक है, कि सभी अगर एक ही चीज़ को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं तो वो एक बेटर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होगा, रेदर देन कि भाई हम कक्षा में बच्चे को कुछ और सिखा रहे हैं और वो घर पर आकर अपनी कम्युनिटी में कुछ और सीख रहे हैं, तो वो जो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हम चाह रहे हैं बच्चे के लिए, वो उसके लिए नहीं होगा। तो इसके लिए जो इन सभी के बीच में एक सहयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैंग्वेज इश्यूज इन एजुकेशन, ठीक है, कि एजुकेशन में क्या क्या लैंग्वेज इश्यूज आ जाते हैं। सो लैंग्वेज इश्यूज इन एजुकेशन इनकम्पास अ रेंज ऑफ challenges and consideration related to the use of language as a medium of instruction, communication, and learning with education setting. So these issues can significantly impact students, teachers, and education system, ठीक है, कि अगर भाई लैंग्वेज के मीडियम में अगर मान लो हम सॉरी हम मोस्टली हिंदी बोलते हैं, तो अगर इंस्ट्रक्शन हम इंग्लिश में दे रहे हैं तो वो बच्चे को अगर इंग्लिश नहीं आती तो वो समझ नहीं पाता है, ठीक है। और अगर हमें टीचर हमें ऐसे हैं कि भाई हमें इंग्लिश आती, हिंदी अच्छे से नहीं आती, ठीक है, या कहीं ऐसी लोकल जगह पे हमारा ट्रांसफ़र हो जहाँ पे कोई लोकल लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है और इंग्लिश यूज़ नहीं होती है, तो वहाँ पर अगर कम्युनिकेशन गैप होगा, लैंग्वेज गैप होगा, तो वो चीज़ें ना हम अच्छे से उनको समझा पाएंगे, ना चीज़ें उनकी हम समझ पाएंगे, तो ये इश्यूज हो सकते हैं। सो लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो मल्टीलिंगुअल सेटिंग होनी चाहिए कि भाई अगर हम कहीं जा रहे हैं तो बेसिक इंडिया में अगर है तो भाई इंग्लिश, हिंदी, तो ऐसी लैंग्वेजेस हमें आनी चाहिए, राइट, especially Hindi. So, in many countries, education systems operate in multilingual contexts where students speak different languages at home. The choices of the language of instruction can impact students' understanding and participation in the learning process, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है उसकी लैंग्वेज है वो भी बच्चे को इम्पैक्ट कर सकती है, कि अगर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बच्चे को क्लियर नहीं है तो वो जो टॉपिक है हम जो समझाना चाह रहे हैं बच्चे का, वो क्लियर नहीं हो पाएगा। और उसके इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम कैसे क्लियर करेंगे, जब उसके पास यहाँ पर चॉइसेस हो कि भाई नहीं मुझे तो मैम आप हिंदी में समझा दो, ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर होना चाहिए। मल्टीलिंगुअल सेटिंग्स होनी चाहिए बेसिकली। देन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। चैलेंजेस फॉर लैंग्वेज लर्नर, सो स्टूडेंट्स हु आर नॉट प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन may face difficulties in understanding lessons, participating in class discussions, and completing assignments. So this can lead to disparities in academic achievement, ठीक है, कि अगर बच्चे को यहाँ पर कोई लैंग्वेज में ही इशू आ रहा है तो वो असाइनमेंट्स है, कुछ चीज़ें हम समझा रहे हैं तो वो समझ नहीं पाएगा, और इससे जो है यहाँ पर जो एकेडमिक अचीवमेंट है उसमें उसके डिस्पैरिटीज हमें दिखेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रश्न था शिक्षा में संबंधित जो है भाषा के मुद्दे हैं। तो शिक्षा में भाषा के मुद्दों में शैक्षिक सेटिंग्स के भीतर शिक्षा, संचार और सीखने के माध्यम के रूप में भाषा उपयोग से संबंधित कई चुनौतियां और विचार यहाँ पर शामिल हैं। ये मुद्दे छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक प्रणालियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक है, कि अगर कोई जो उसकी भाषा ही बच्चे को समझ नहीं आ रही टीचर की, जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है जिसमें, तो उसको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर बच्चे की भाषा टीचर को समझ में नहीं आई तो जो बच्चे के विचार है वो टीचर नहीं समझ पाएगा। तो शिक्षा के माध्यम के रूप में जो भाषा है तो बहुभाषी सेटिंग होनी चाहिए, कि भाई जो है उनको एक से ज़्यादा भाषा यहाँ पर आनी चाहिए ताकि वो उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो कई देशों में शैक्षिक प्रणालियाँ बहुभाषी संदर्भों में संचालित होती है, राइट, जहाँ घर पर विभिन्न भाषाएं बोलते हैं और अगर वो इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो उनको दूसरी, स्कूल में जाते हैं तो दूसरी भाषा यूज़ करनी होती है। तो शिक्षा की भाषा का चुनाव छात्रों की समझ और सीखने की प्रक्रिया की भागीदारी को प्रभावित करता है, कि भाई कौन सी भाषा का वो चुनाव करते हैं, राइट। देन भाषा प्रवीणता, भाषा सीखने वालों के लिए चुनौतियाँ यहाँ पर हो सकती हैं। जो छात्र शिक्षा की भाषा में कुशल नहीं है, ठीक है, कि उनको भाषा अच्छे से नहीं आती है, तो उनको जो पाठ समझने, कक्षा की चर्चाएं उनमें भाग लेने या कोई असाइनमेंट अगर उनको दिया है तो उसमें भी उनको पूरा करने में कठिनाइयाँ यहाँ पर महसूस हो सकती है। इसमें शैक्षणिक उपलब्धियों में असमानताएं पैदा हो सकती हैं, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा बायलिंगुअल एजुकेशन, ठीक है, कि मल्टीलिंगुअलिज्म को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। सो सम एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट बायलिंगुअल अप्रोचेस टू एड्रेस लैंग्वेज डाइवर्सिटी, ठीक है, कि जो एजुकेशन लाइक स्कूल्स हैं तो वो बायलिंगुअल एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, कि इंग्लिश में भी लेक्चर वो प्रोवाइड करेंगे आपको और हिंदी में भी वो चीज़ें समझाएंगे। सो दिस इन्वॉल्व्स टीचिंग इन more than one language to support students in developing proficiency in both their home language and their language of instruction, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे की जो घर वाली लैंग्वेज है उसमें भी प्रोफिशिएंसी यहाँ पर आ जाएगी
और वो अगर हम जो फॉर्मली कोई एजुकेशन जो है लैंग्वेज उसको सिखा रहे हैं, लाइक इंग्लिश में हम बता रहे हैं, तो उसमें भी उसकी प्रोफिशिएंसी आ जाएगी धीरे धीरे, राइट. देन कल्चर रेलेवेंस, सो इंक्लूजन ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. सो लैंग्वेज इज क्लोजली टाइड टू कल्चर. देन एजुकेशन मटेरियल्स एंड curricula शुड रिफ्लेक्ट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट. ठीक है, तो ऐसा करिकुलम होना चाहिए कि भाई वो कल्चरल डाइवर्सिटी यहाँ पर प्रमोट करे. So inadequate representation of cultural context can create barriers to understanding and engagement. ठीक है, अगर हम यहाँ पर irrelevant कुछ रिप्रेजेंट करते हैं किसी के कल्चर के लिए, तो उससे जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग और जो एंगेजमेंट है उनकी लर्निंग में, उसमें जहाँ पर बैरियर क्रिएट हो सकते हैं. तो कल्चर रेलेवेंस जो है होनी चाहिए. देन लैंग्वेज पॉलिसीज, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है उसकी क्या पॉलिसीज होनी चाहिए. सो मैनी कंट्रीज हैव ऑफिशियल लैंग्वेजेस. ठीक है, एंड एजुकेशन लाइक बहुत सारी कंट्रीज़ में इंग्लिश बोली जाती है, हमारी जो मातृभाषा है हिंदी है, तो बहुत सारे जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है. इन एजुकेशन पॉलिसीज मे डिक्टेट द लैंग्वेज यूज इन स्कूल्स. सो दीज पॉलिसीज कैन इम्पेक्ट एसेस टू एजुकेशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. ठीक है, कि जहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उनके लिए जो है वो चीज़ें समझना यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उनको जो दूसरी भाषा यहाँ पर नहीं आती है, राइट. So linguistic minority groups and influence the preservation and इंडिजीनियस लैंग्वेज. तो वो यहाँ पर प्रेफर करते हैं कि भाई इंडिजीनियस लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की जाए जो उनकी समझ में आ सके. ऐसी पॉलिसीज़ हमें बनानी. तो द्विभाषी शिक्षा होनी चाहिए. बहुभाषावाद को बढ़ावा देते हैं कि भाई कई कई भाषा हम यहाँ पर उनसे बच्चों को समझाएं. तो कुछ शैक्षिक प्रणालियाँ भाषा विविधता को संबोधित करने के लिए द्विभाषी या बहुभाषी दृष्टिकोण अपनाती है. इसमें छात्रों को उनकी घरेलू भाषा और शिक्षा की भाषा दोनों में दक्षता विकसित करने में सहायता करने के लिए एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण शामिल है, कि एक से अधिक लैंग्वेज हम बच्चों को सिखाते हैं, राइट. देन सांस्कृतिक प्रासंगिकता, तो सांस्कृतिक संदर्भ में समावेशन वहाँ पर देखा जाता है कि भाषा का संस्कृति से यहाँ पर गहरा संबंध है, हमारी संस्कृति से. तो शैक्षिक सामग्री और पाठ्यक्रम में छात्रों की सांस्कृतिक विविधता प्रतिबिंबित होनी चाहिए. और सांस्कृतिक संदर्भों में अपर्याप्त जो प्रतिनिधित्व है समझ और जुड़ाव में बाधा यहाँ पर पैदा कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर कोई हम अपर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हैं किसी की संस्कृति का, ठीक है, या कोई अपर्याप्त जुड़ाव दिखाते तो उसमें यहाँ पर उनको बाधाएं महसूस हो सकती है. तो एक जो विविधता है वहाँ पर प्रतिबिंबित हमें करनी चाहिए. देन जो भाषा की नीतियाँ हैं, जो राज्य भाषा नीतियाँ हैं, तो कई देशों में आधिकारिक भाषा है और शिक्षा नीतियाँ स्कूल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को निर्देशित कर सकती है. ये नीतियाँ भाषाई अल्पसंख्यक समूह के लिए शिक्षा तक पहुँच को प्रभावित करती है. ठीक है, कि जो अल्पसंख्यक समूह है वो शिक्षा तक यहाँ नहीं पहुँच पाता है. और स्वदेशी भाषाओं के संरक्षण को यहाँ पर प्रभावित करती है, कि जो स्वदेशी भाषाएं हैं, जैसे हम हरियाणा में रहते तो हरियाणवी है, पंजाब में रहते तो पंजाबी है. ठीक है, मोर ओवर अगर हम इंडिया में जाते तो हिंदी को राजभाषा बनाएंगे. तो ये जो है हमें आनी चाहिए, राइट. द नेक्स्ट है लैंग्वेज असेसमेंट. फेयर एंड इंक्लूसिव असेसमेंट यहाँ पर होनी चाहिए. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज ऑफन असेस्ड थ्रू एग्जाम्स and standardized tests, ensuring that assessments are fair, inclusive, and consider linguistic diversity is crucial to avoiding bias and promoting equal opportunities. ठीक है, तो अगर हम देखें कि भाई इंग्लिश और हिंदी हम देखते हैं कि उनके हम ऐसे एग्जाम्स के थ्रू ही उनका स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जिससे हम जो है बच्चों की असेसमेंट करते हैं. जिसमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्रूशल है कि भाई उनकी चॉइस है यहाँ पर, उनकी डाइवर्सिटी जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी यहाँ पर उसको प्रमोट करना है हमें, ताकि जो है सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल सके. देन टीचर ट्रेनिंग जो है, टीचर्स को अगर हम अच्छे से ट्रेन करेंगे तो वो भी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल है, क्योंकि वो एक मेन सोर्स है हमारा एजुकेशन का, राइट. सो टीचर्स plays a pivotal role in addressing language issues. Training programs should equip educators to teach in multilingual setting. ठीक है, तो टीचर्स को हमें ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भाई वो एक से ज़्यादा भाषाओं में यहाँ पर जो है पढ़ा सके, सो उनको समझ सके. अंडरस्टैंड लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस एंड एम्प्लॉय इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज टू लैंग्वेज डेवलपमेंट. ठीक है, कि जहाँ पर जो है ऐसी स्ट्रैटेजीज उसको सिखानी चाहिए कि वो लैंग्वेज डेवलपमेंट है यहाँ पर बच्चों की अच्छे से करा सके. देन पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होने चाहिए कि भाई कम्युनिकेशन जो है बच्चों का पेरेंट्स के साथ कैसा है, कौन से लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं. सो इस्टेब्लिशिंग effective communication channels with parents, especially those who may not be fluent in the language of instruction, is vital. Informed and engaged parents contribute to students' overall education process. ठीक है,
कि अगर भाई कोई बच्चा यहाँ पर इंग्लिश अगर उसका इंस्ट्रक्शन का मीडियम है या चाह रहे कि इंग्लिश उसकी इम्प्रूव हो जाए, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उसके घर पे बात कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स को बता सकते हैं कि आप इससे इंग्लिश में बातें करने का ट्राई करो। अब क्या होगा, अगर वो कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ इंग्लिश में कर रहा है, ठीक है, और स्कूल में हम उसको सिखा रहे हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली उसमें को है सीख पाएगा, और उसकी जो ओवरऑल एजुकेशन सक्सेस है यहाँ पर, वो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे सक्सेस के। तो भाषा मूल्यांकन हमने देखा कि निष्पक्ष और समावेशी मूल्यांकन होना चाहिए। भाषा दक्षता का मूल्यांकन अक्सर परीक्षाओं और माननीकृत प्रशिक्षणों के माध्यम से किया जाता है। ये सुनिश्चित करना कि मूल्यांकन निष्पक्ष समावेशी होगी और भाषाई विविधता पर विचार किया जाए, पूर्वाग्रह से बचने और समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि भाई समान अवसर यहाँ पर सबके लिए हो, कि ऐसा नहीं कि किसी एक लैंग्वेज को हम यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। शिक्षक प्रशिक्षण होना चाहिए कि शिक्षकों को हम सुसज्जित करें कि भाई वो जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, भाषा उनको बोल सके और उनको समझ सके। तो भाषा के मुद्दों को संबोधित करने के लिए शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षकों को बहुभाषी सेटिंग्स में पढ़ाने, भाषा अधिग्रहण प्रक्रियाओं को समझने और भाषा के विकास के लिए प्रभावी रणनीतियों को नियोजित करने के लिए भी हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है अभिभावकों की भागीदारी। तो माता पिता के साथ जो संचार है, माता पिता के साथ प्रभावी संचार चैनल हम स्थापित करें, विशेष रूप से उन लोगों के साथ जो शिक्षा की भाषा में पारंगित नहीं है। तो महत्वपूर्ण है कि हम सूचित और समर्पित माता पिता एक छात्र की समग्र शैक्षिक सफलता में योगदान कर सकते हैं, कि हम उनके घर पर बोल सकते हैं कि भाई हम इसको इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का मेथड है, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स भी उसके साथ घर पर इंग्लिश में बातें करेंगे तो उस लैंग्वेज को ज़्यादा जल्दी सीख पाएगा, राइट। Then digital divide, online learning challenges. So in the context of online learning, language issues can be exacerbated. So students who are not proficient in the language of instruction may face additional challenges in accessing digital resources and participating in virtual classroom, ठीक है। तो अगर हम डिजिटली देखें तो ऑनलाइन अगर जो बोलेंगे हम, तो वो एक ज़्यादा इंक्लूसिव इन्वायरमेंट हम वहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते, नहीं कर पाते, क्योंकि जो लैंग्वेज है इंस्ट्रक्शन की, उसमें यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा एडिशनल चेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं ड्यू टू एनी नेटवर्क, और जो हमारी पीच होती है वो भी चेंज हो जाती है, तो उसके कारण भी जो है यहाँ पर इश्यूज हमें फेस करने पड़ रहे हैं। देन प्रमोटिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ठीक है, वैल्यू करनी है हमें सभी लैंग्वेजेस की। एंड इंक्लूसिव अप्रोच टू लैंग्वेज इन एजुकेशन इन्वॉल्व्स वैल्यूइंग एंड रिस्पेक्टिंग ऑल लैंग्वेजेस स्पोकन बाय स्टूडेंट। एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिजर्व एंड सेलिब्रेट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी विद इन एजुकेशन सेटिंग, ठीक है, कि भाई सभी लैंग्वेज को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। लाइक हिंदी दिवस हो गया, ठीक है, जो और भाषा के जो भी दिवस है उनको सेलिब्रेट करें, एक इक्वल इंपॉर्टेंस हम उनको दें, ठीक है। तो हमें सभी लैंग्वेजेस की जो है वैल्यू करनी है। सो अगर हम इन चीज़ को, इन इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, ठीक है, कि ऑनलाइन लर्निंग अगर हम कम से कम कराएं, अगर बच्चे को कोई लर्निंग प्रॉब्लम है तो, ठीक है, लैंग्वेज में, या जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी उसको हम यहाँ से अच्छे से प्रमोट करें, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव अप्रोच अगर हम अपनाएंगे, तो जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है स्टूडेंट्स में, हम उसको प्रमोट कर सकेंगे, और उसके साथ साथ एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जो है बच्चों को दे सकेंगे, जिससे वो एक क्वालिटी एजुकेशन एक्वायर कर पाएंगे। तो डिजिटल डिवाइड अगर हम देखें तो ऑनलाइन सीखने की जो चुनौतियां हैं, तो ऑनलाइन सीखने के संदर्भ में भाषा संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। जो छात्र भाषा, जो शिक्षा की भाषा है स्पेसिफिकली, अगर उसमें कुशल नहीं है, तो डिजिटल संसाधनों तक पहुंचने और आभासी कक्षाओं में भाग लेने में उन्हें अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए जो है हमें जो ऑनलाइन ये क्लासेस है उनको कम से कम रखना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। भाषाई विविधता को बढ़ावा देना चाहिए, सभी भाषाओं को हमें महत्व देना सिखाना चाहिए। तो शिक्षा में भाषा के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण में छात्रों द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषाओं को महत्व देना, उनका सम्मान करना शामिल है। सेटिंग्स जो है शैक्षिक सेटिंग्स के भीतर भाषाई विविधता को संरक्षित करने और उनका जश्न मनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, कि भाई हम सभी लैंग्वेज को सेलिब्रेट करें। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे भाई इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप वो सीखो, सभी लैंग्वेज को हम इक्वल रखें, उनको सेलिब्रेट करें, राइट। देन शिक्षा में भाषा के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो छात्रों की भाषाई विविधता पर विचार करे, सांस्कृतिक प्रासंगिकता को बढ़ावा दे और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उस तक वो जो पहुंच उसको सुनिश्चित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, राइट। So idealism and naturalism are two philosophical perspectives that provide distinct view on the nature of reality, knowledge and the role of education. तो अगर उनमें डिफरेंस करना है, तो अगर हम नेचर ऑफ रियलिटी देखें यहाँ पर, तो आइडियाज इज प्राइमरी। सो आइडियलिज्म पोस्ट दैट रियलिटी इज प्राइमरली अ वर्ल्ड ऑफ आइडियाज
थॉट्स एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है, कि जो अगर हम देखें आइडियलिज्म के थ्रू तो जो वर्ल्ड है वो सब प्राइमरी किससे, आइडियाज हमारे थॉट्स है, कॉन्शियसनेस से है, एंड द मेंटल और स्पिरिचुअल रिलीम इज कंसिडर्ड मोर रियल दैन द फिजिकल वर्ल्ड, जो है उसको वो है जो मेंटल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसको ज़्यादा रियल समझते हैं वो रेदर देन दिस फिजिकल वर्ल्ड, राइट। देन एपिस्टेमोलॉजी, राइट, अगर हम थ्योरी ऑफ नॉलेज देखें तो मिड सेंट्रिक होती है। आइडियलिज्म एम्फोसाइज करता है दैट इज सेंट्रल ऑफ द माइंड एंड द प्रोसेस ऑफ नोइंग, नॉलेज इज सीन एज अ प्रोडक्ट ऑफ मेंटल प्रोसेस, इंट्यूशन एंड रीजनिंग। जो नॉलेज है वो क्या है, एक प्रोडक्ट है हमारी मेंटल प्रोसेस का, इंट्यूशन का और रीजनिंग का। तो आदर्शवाद और प्राकृतिकवाद के बीच में अंतर हमें देखने तो आदर्शवाद और प्राकृतिकवाद क्या है, तो दार्शनिक दृष्टिकोण है जो वास्तविकता की प्रकृति, ज्ञान और शिक्षा की भूमिका पर अलग अलग विचार प्रदान करते हैं। आदर्शवाद वास्तविकता की प्रकृति हम देख रहे थे, तो प्राथमिक रूप के रूप में विचार है यहाँ पर, ठीक है। प्राथमिक क्या है आइडियलिज्म में, हमारे आदर्शवाद में, तो आदर्शवाद का मानना है कि भाई वास्तविकता मुख्य रूप से विचारों की चेतना की दुनिया है। मानसिक या आध्यात्मिक क्षेत्र को भौतिक संसार से जो है इन्होंने अधिक वास्तविक माना है, कि जो हमारी मानसिक या आध्यात्मिक क्षेत्र है वो ज़्यादा यहाँ पर वास्तविक है, हमारा जो भौतिक संसार इतना वास्तविक नहीं है। ज्ञान मीमांसा पर इन्होंने बताया है कि जो मन केंद्रित है, आदर्शवाद जानने की प्रक्रिया में मन की केंद्रितता पर जोर दिया गया है। ज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं, अंतर्ज्ञान और तर्क के उत्पाद के रूप में देखा जाता है, ठीक है, कि वो जो है मानसिक प्रक्रिया, अंतर्ज्ञान और तर्क का एक उत्पाद है, राइट। देन व्यूज ऑन वैल्यू एंड मोरालिटी। सो आइडियल फॉर्म्स क्या है, आइडियलिज्म ऑफन इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल फॉर्म्स और एब्स्ट्रैक्ट परफेक्ट एंटिटीज दैट एम्बडी वैल्यूज एंड मोरल प्रिंसिपल, ठीक है, तो ये मॉरल चीज़ों पर फोकस करता है। दिस फॉर्म सर्व्स एन स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, के ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है, हम इसको कैसे ऑप्ट करते हैं, ठीक है, कि हमारा कोई आइडल है हम उसको फॉलो करते हैं, तो ये आइडियल फॉर्म को यहाँ पर दिखाता है। पर्पज ऑफ एजुकेशन ये बताता है कल्टिवेशन ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर। सो इन आइडियलिज्म एजुकेशन इज सीन एज अ मीन्स ऑफ कल्टिवेट द माइंड, डेवलप इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड शेप मॉरल कैरेक्टर, ठीक है, कि हम अपने माइंड को कल्टिवेट करके कैसे एक अच्छा कैरेक्टर यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। द फोकस इज ऑन परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड वर्च्यू, ठीक है, कि यहाँ पर हम जो है नॉलेज को कैसे अपना इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इसका ये पर्पज़ है, अपने जो है माइंड को कैसे हम कल्टिवेट करके अपना एक कैरेक्टर यहाँ पर बना सकते हैं। टीचर्स का रोल क्या है, एक मॉरल एग्जाम्पलर के रूप में यहाँ पर। सो टीचर इन एन आइडियलिस्टिक फ्रेमवर्क आर एक्सपेक्टेड टू सर्व एज मॉरल एग्जाम्पलर्स एंड इंटेलेक्चुअल गाइड। जो हमें इंटेलेक्चुअल गाइड देते हैं उसके जैसा इनको आइडियलिस्टिक फ्रेमवर्क में टीचर्स को देखा गया है। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द कैरेक्टर एंड वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो अगर मूल्य और नैतिकता पर देखें तो आदर्श रूप में बताया गया कि आदर्शवाद में अक्सर आदर्श रूप या अमूर्त परिपूर्ण संस्थाओं की अवधारणा शामिल होती है, ठीक है, कि भाई एक ऐसी चीज़ बहुत आइडियल है, आपको उसके जैसा बनना है। तो ये जो मूल्य और नैतिक सिद्धांतों को मूर्त के रूप में देखती है, ये रूप मानव व्यवहार के लिए मानक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य है मन और चरित्र का विकास। तो आदर्शवाद में शिक्षा को मन को विकसित करने, बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने और जो नैतिक चरित्र है उसको आकार देने के संसाधन के रूप में देखा जाता है। ध्यान, ज्ञान और सद्गुण की खोज पर देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका। तो नैतिक आदर्श है, उसमें आदर्शवाद ढांचे में शिक्षकों को नैतिक आदर्श और भौतिक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करने की उनसे अपेक्षा की जाती है, जो कि छात्रों के चरित्र और मूल्यों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हमें देखें, क्योंकि हम आइडियलिज्म, अब बात करते हैं नेचुरलिज्म की। तो नेचुरलिज्म क्या है, नेचर ऑफ रियलिटी पर ज़्यादा फोकस करता है मेटेरियलिज्म पर, ठीक है। तो नेचुरलिज्म asserts that reality is fundamentally material and can be understood through empirical observation. The physical world including human being is a product of natural processes, ठीक है, कि जो नेचर है हमारा, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है उन पर ये ज़्यादा फोकस करता है कि भाई उनसे जो है हम जो है एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं अपने एनवायरनमेंट की। देन नेक्स्ट है हमारा एपिस्टेमोलॉजी, जो थ्योरी है हमारी नॉलेज की। सो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस, नेचुरलिज्म रिलाइज ऑन एम्पिरिकल एविडेंस एंड साइंटिफिक मेथड्स फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड सेंसरी एक्सपीरियंसेस आर कंसिडर्ड रिलायबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि जो हमारे मटेरियलिज्म में चीज़ें यूज़ होती है बेसिकली हमारी सेंसेस, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी ऑब्जर्वेशन, उनको यहाँ पे हमारी जो नॉलेज का जो है यहाँ पर सोर्स हम कह सकते हैं माना गया है। देन व्यूज़ ऑन वैल्यू एंड मोरालिटी। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल बाइसेस है, ठीक है, कि उनके थ्रू हम यहाँ पर वैल्यूज़ देते हैं, मोरालिटी किसी चीज़ को प्रोवाइड करते हैं। सो नेचुरलिज्म ऑफन डिराइव्स वैल्यूज़ एंड
एथिक्स फ्रॉम ह्यूमन बायोलॉजी एंड द नेचुरल ऑर्डर, ठीक है, या जो हमारा नेचुरल ऑर्डर है उससे ये एथिक्स लेता है, वैल्यूज लेता है. देन मोरालिटी इज सीन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस. यहाँ पर मोरालिटी को क्या देखते हैं, इवोल्यूशनरी प्रोसेस का एक यहाँ पर प्रोडक्ट उसको देखते हैं. तो प्रकृतिवाद में क्या है, वास्तविकता की प्रकृति देखते हैं जो कि भौतिकवाद है. तो प्रकृतिवाद का दावा है कि वास्तविकता मौलिक रूप से भौतिक है और इसे अनुभवजन्य अवलोकन के माध्यम से समझा जा सकता है. मनुष्य सहित भौतिक संचार प्राकृतिक शक्तियों का एक उत्पाद है. देन ज्ञान मीमांसा, ज्ञान का सिद्धांत. तो अनुभवजन्य अवलोकन के बारे में बताते हैं कि प्रकृतिवाद ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य और वैज्ञानिक तरीकों पर निर्भर करता है. अवलोकन, प्रयोग और संवेदी अनुभव सूचना को विश्वसनीय स्रोत यहाँ पर जो है माने जाते हैं, ज्ञान के सिद्धांत माने जाते हैं. देन नेक्स्ट हमारा कि मूल्य और अगर उनकी नैतिकता पर देखें तो इसका एक जैविक आधार है कि प्रकृतिवाद अक्सर मानव जीव विज्ञान और प्राकृतिक व्यवस्था से मूल्य और नैतिकता प्राप्त करता है और नैतिकता को विकासवादी प्रक्रियाओं के उत्पाद में देखा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भौतिकवाद पर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है. नेक्स्ट है पर्पस ऑफ एजुकेशन. इसका पर्पस क्या है कि प्रिपरेशन फॉर लाइफ. सो इन नेचुरलिज्म द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज ऑफन व्यूड एज प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस. ठीक है, कि हम एजुकेशन क्यों देते हैं बच्चों को, ताकि जो उनके प्रैक्टिकल लाइफ उसका एक्सपीरियंस उनको दे सके. सो इट एम्फसाइजेस द एक्विजिशन ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज रिलेवेंट टू द फिजिकल वर्ल्ड. ठीक है, तो फिजिकल वर्ल्ड के थ्रू की एक्विजिशन के लिए जो हम स्किल्स या नॉलेज लेते हैं उनसे ज़्यादा रिलेवेंट करती है. और इसमें टीचर्स का रोल क्या है, एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग. सो naturalistic educators often see themselves as facilitator of learning, providing opportunities for students to explore and discover the natural world, and the emphasis on student-centered learning, जिसमें हमारी जो है emphasize किस पर होता है कि student centered यहाँ पर learning होनी चाहिए. तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जीवन के लिए तैयारी, राइट. तो प्रकृतिवाद में शिक्षा का उद्देश्य अक्सर व्यक्तियों के व्यवहारिक जीवन के अनुभव के लिए तैयार करने के रूप में देखा जाता है. यह भौतिक दुनिया से संबंधित कौशल और ज्ञान के अधिग्रहण पर जोर देता है. नेक्स्ट, शिक्षक की भूमिका. तो सीखने के सूत्राधार. तो प्रकृतिवाद शिक्षक अक्सर खुद की सीखने के सूत्राधार के रूप में देखते हैं. ठीक है, कि कैसे वो इन चीज़ों को सिखा सकते हैं जो छात्रों को प्राकृतिक दुनिया का पता लगाने और खोजने का अवसर प्रदान करते हैं, और एक छात्र केंद्रित शिक्षा पर जो है जोर देते हैं, राइट. सो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो आइडियलिज्म लीन्स टुवर्ड द मेटाफिजिकल एंड माइंड सेंटर्ड व्यू. रियलिटी एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियाज एंड वैल्यू. तो आइडियलिज्म किस पे फोकस करता है, हमारे आइडियाज़ पे, हमारे वैल्यूज़ पे, हमारा जो माइंड सेंटर्ड व्यू है. ठीक है, हालांकि जो हमारा नेचुरलिज्म है वो हमारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, हमारी एम्पेरिकल अप्रोच है, उस पर फोकस करता है. जो चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने वर्ल्ड में, जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो इसको शेप करती हैं. ठीक है, while idealism emphasize the cultivation of mind and moral character. ठीक है, जहाँ पर हम आइडियलिज्म में देखते हैं कि भाई हम कैसे एक माइंड और मॉरल कैरेक्टर को कल्टिवेट कर सकते हैं. नेचुरलिज्म एम्फसाइज करता है कि भाई हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस उसको दे सके अपनी लर्निंग के थ्रू. सो द फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ इन्फ्लुएंस्ड एजुकेशनल थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस शेपिंग हाउ एजुकेटर्स अप्रोच टीचिंग, लर्निंग एंड द ओवरऑल पर्पस ऑफ एजुकेशन, राइट. हमने ये देखा था कि भाई आदर्शवाद विचारों और मूल्यों के महत्व पर बल देते हुए वास्तविकता, आध्यात्मिक और मन केंद्रित दृष्टिकोण की ओर झुकता है. ठीक है, हालांकि जो प्रकृतिवाद है वो कहाँ पर है हमारा, वो अनुभवजन्य दृष्टिकोण अपनाता है और अवलोक्य योग्य दुनिया और उसको आकार देने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है. जबकि आदर्शवाद मन और नैतिक चरित्र की खेती पर जोर देता है, वहीं प्राकृतिवाद क्या है, व्यवहारिक जीवन की तैयारी और प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से सीखने पर जोर देता है. इन दार्शनिक दृष्टिकोणों ने शैक्षिक सिद्धांतों और प्रथाओं को प्रभावित किया है और जिससे यह तय हुआ है कि शिक्षक शिक्षण, सीखने और शिक्षा के समग्र उद्देश्य के बारे में कोई कैसे यहाँ पर सोच सकता है. सो आवर पार्ट 1 फॉर MCQ of contemporary Indian education is complete. Subscribe for more content related to BEd special education and special education teacher, and soon we'll provide you the part 2 for the previous year questions. So see you in the next video. Till then, namaskar.